नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे समाज शास्त्र के प्रथम प्रश्न पत्र से बनने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय टाइप के प्रश्नों के बारे में, जो कि आपकी परीक्षा में सीधे तौर पर आने वाले हैं। जब आप बीए के 6 सेमेस्टर में होते हैं तो एक सब्जेक्ट के आपको 2 पेपर देने होते हैं। तो आज के वीडियो के माध्यम से समाज शास्त्र के पहले पेपर के बारे में हम चर्चा करेंगे, जिसमें हम पियोनियर्स ऑफ इंडियन सोशियोलॉजी के बारे में जानने का प्रयास बेसिकली करेंगे, या ऐसा कह सकते हैं कि हम चर्चा करेंगे किसके बारे में भैया, भारतीय समाज शास्त्र के जो अग्रेतर विचारक हैं या अग्रणी विचारक हैं उनके बारे में हमको जानना है। ठीक है, बेसिकली जब हम बात करते हैं इस पेपर की तो इसमें क्वेश्चंस जो होते हैं विभिन्न जो भारत के जो समाज शास्त्री रहे हैं, जिन्होंने समाज शास्त्र को आगे बढ़ाने में योगदान दिया, उन सभी विचारकों के बारे में हमको जानना होता है, पढ़ना होता है, समझना होता है। बीए के 6 सेमेस्टर में अगर आप हैं 2025 या 2026 की परीक्षा देने जा रहे हैं तो यह वीडियो आप देख करके अगर जा रहे हैं तो आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा, क्योंकि यहीं से क्वेश्चंस आएंगे। इससे पहले भी 1-2 मॉडल पेपर मैं दे चुका हूं रिवीजन क्लास, तो उसको भी आप देख लीजिएगा। समाज शास्त्र का पेपर संख्या 1, ऐसे ही पेपर संख्या 2 का भी वीडियो आ जाएगा। तो यह लेक्चर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि भारतीय समाज शास्त्र के अग्रदूत या पियोनियर्स ऑफ इंडियन सोशियोलॉजी, आपको बता दूं जिनकी भी परीक्षा लिखित हो रही है, जैसे कि राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय की परीक्षा लिखित हो रही है, उसके लिए इंपोर्टेंट 100%। इसके अलावा वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, जननायक चंद्रशेखर बलिया विश्वविद्यालय, इसके अलावा और तमाम प्रकार महाराजा सुहेल देव आजमगढ़ विश्वविद्यालय, ऐसे और कई विश्वविद्यालय जिनकी परीक्षा लिखित हो रही है, उन सभी में यह लेक्चर सीधे तौर पर आते हैं। ठीक है, तो ये चीजें आप एकदम से कंठस्थ कर लीजिएगा, ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, और जो 2026 और 27 में परीक्षा देंगे उन बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चंस रिपीटेड क्वेश्चन से बहुत परीक्षा में पूछे गए हैं। ठीक है, चलिए प्रश्नों को जानने का प्रयास करते। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका बेटा। देखिए, इसमें भारतीय समाज शास्त्रियों के बारे में ही आपको जानना है। भारत के समाज शास्त्री जिन्होंने भारतीय समाज शास्त्र को आगे बढ़ने में काफी योगदान दिया, उन समाज शास्त्रियों के बारे में हमको जानना है, उन्हीं के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा, बहुत ही बारीकी के साथ चीजें आपके समझ में आने वाली है और बेहतर अंदाज में आपको मैं समझाऊंगा। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन आ चुका है, प्रोफेसर जीएस घुरिये। जीएस घुरिये का पूरा नाम क्या है बेटा, इनके बारे में डिटेल में पूरी जानकारी देते हुए क्लास मैंने दी हुई है, तो आप देख लीजिएगा, यूट्यूब पर अवेलेबल होगी क्लास। इनका नाम है बेटा क्या, गोविंद सदाशिवराव घुरिये। ठीक है, गोविंद सदाशिवराव घुरिये भारत के बड़े अच्छे समाजशास्त्री हैं, जीएस घुरिये के नाम से विख्यात है ये। इन्होंने जाति, वर्ग और व्यवसाय संबंधी अपने विचार दिए हैं समाजशास्त्र पर, और भी तमाम मुद्दों पर विचार दिए, लेकिन जाति की विशेषताओं को बताते हुए इन्होंने कई विचार दिए। तो इनके विचारों को लिखिए। देखिए, प्रोफेसर गोविंद सदाशिवराव घुरिये के जाति, वर्ग और व्यवसाय से संबंधित विचारों का उल्लेख, विवेचन और विश्लेषण, यानी इसका उल्लेख, सबसे जाति का उल्लेख भी किया, उसके जाति, वर्ग और व्यवसाय की विवेचना भी करी, और उसका एनालिसिस भी किया, विश्लेषण भी किया, भारतीय जातियों का, भारतीय वर्गों का और भारतीय व्यवसाय का। 1961 ईस्वी में एक पुस्तक प्रकाशित होती है इनकी, जीएस घुरिये की। उस पुस्तक का नाम है कास्ट, क्लास एंड ऑक्यूपेशन। ठीक है, ऑक्यूपेशन, कास्ट माने होता है जाति, क्लास माने होता है वर्ग, एंड माने होता है और ऑक्यूपेशन माने होता है बेटा क्या, जिसका नाम है व्यवसाय। यानी कास्ट, क्लास एंड व्यवसाय को लेकर के इनकी पुस्तक जो है ये बड़ी फेमस है। 1961 ईस्वी में ये पुस्तक प्रकाशित होती है, जो कि भारतीय समाजशास्त्री दृष्टिकोण से देखें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक मानी जाती है। समाजशास्त्र की दृष्टि से उनकी यह पुस्तक अत्यंत महत्वपूर्ण मानी गई है। प्रोफेसर जीएस घुरिये की रुचि प्रारंभ से ही जाति और प्रजाति से संबंधित विषयों में रही है। शुरुआत से ही जाति और प्रजातियों को लेकर के उनके बारे में जानने की इच्छा इनके अंदर डेवलप सी होती रही है। यहां तक कि उनके शोध, यानी उन्होंने जो रिसर्च काम किया, उसका विषय भी जाति का निर्जातिक सिद्धांत, जाति का जो निर्जातीय सिद्धांत है, प्रजातीय सिद्धांत है, जातियों की उत्पत्ति कैसे हुई, इन सभी को लेकर के उन्होंने रिसर्च किया, जिसके आधार पर 1932 में उनकी सबसे पहली पुस्तक भारत में जाति और प्रजाति नाम की एक पुस्तक इनकी प्रकाशित होती है। इसी पुस्तक में एक प्रकार से उन्होंने अपने लेख को प्रकाशित भी करवाया। कालांतर में, यानी समय बीतने के बाद में, यही ग्रंथ कुछ हेर फेर और उसमें कुछ संशोधन करके, कुछ बदलाव करके, कुछ नई चीजों को जोड़ करके, कुछ पुरानी चीजों को हटा करके परिवर्धन करने के साथ साथ समय समय पर अलग अलग नामों से इसी पुस्तक को जाना गया। जैसे कि भारत में जाति और वर्ग भी इसको कहा गया, इस पुस्तक को। 1932 की जो पुस्तक है जाति और प्रजाति, इसी पुस्तक में कुछ चीजें और जोड़ दी गई, कुछ चीजें घटा दी गई, और पुस्तक बनी कौन सी, भारत में जाति और वर्ग, 1950 में जिसका प्रकाशन हुआ। ऐसे दूसरे वर्ग और व्यवसाय नाम की पुस्तक भी बनाई गई 1961 में। ऐसे तमाम संस्करणों में ये पुस्तक अलग अलग प्रकाशित हुई, जिसमें कुछ
तमाम 2-3 लेख और जोड़ दिए जाते थे, कुछ हटा दिए जाते थे, इस तरीके से चीजें हुआ करती थी। तो इस तरीके से प्रकाशन हुआ। आज भी अपने विषय पर यह ग्रंथ अत्यंत प्रामाणिक और उपयोगी समाज शास्त्रियों के लिए माना जाता है। इस ग्रंथ में प्रोफेसर जीएस घुरिये ने जाति के उद्भव से लेकर के, यानी जाति का उद्भव कैसे हुआ, वहां से लेकर के उनके भविष्य क्या होगा, वो सब चीजें एक प्रकार से विश्लेषित की है, व्याख्यायित करी है। तो इस तरीके से बहुत जबरदस्त तरीके से जीएस घुरिये ने जाति, वर्ग और व्यवसाय को लेकर के पुस्तक लिखी। इसी इनकी पुस्तक जो सबसे फेमस पुस्तक है उसका नाम है कास्ट, क्लास एंड ऑक्यूपेशन, 1961 में प्रकाशित हुई। ठीक है, उसकी वजह से इनको ख्याति मिलती है। जीएस घुरिये बड़े विद्वान माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन आप दूसरा प्रश्न, ये सब क्वेश्चन लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय में आ सकते हैं, आसानी से आप लिख दीजिएगा, अगर आप पढ़े रहेंगे तो लिख पाएंगे। देखिए दूसरा प्रश्न, प्रोफेसर घुरिये ने जाति की किन विशेषताओं का उल्लेख किया है। देखिए जाति प्रणाली की अगर बात की जाए तो प्रोफेसर घुरिये ने जाति को एक जटिल घटना बताते हुए यद्यपि जाति के निश्चित शब्दों में बंधी कोई परिभाषा नहीं दी है, तथापि जाति की निम्नलिखित 6 विशेषताओं को उन्होंने बताया। उन्हीं 6 विशेषताओं के आधार पर ये परिभाषा दे सकते हैं। 6 विशेषताओं की बात करें तो कुछ विशेषताओं को मैं यहाँ पर आपको बता दे रहा हूँ, वैसे विशेषताओं को हम समझेंगे बाद में आकर के, लेकिन यहाँ पर कुछ विशेषताएं समझे। पहली विशेषता जो जाति को लेकर के इन्होंने दी है, वैसे 6 विशेषताएं दी, लेकिन पहली विशेषता समझे जो इंपॉर्टेंट है, समाज का खंडात्मक विभाजन। जाति क्या है, समाज का अलग अलग खंडों में बंटवारा होता है, विभाजन होता है। जैसे कि जाति की वजह से समाज विभिन्न जातियों और उपजातियों नामक अनेक खंडों में यानी सेगमेंट में बंट जाता है। जैसे कोई ब्राह्मण, कोई क्षत्रिय, कोई शूद्र, कोई वैश्य। अब ब्राह्मण में भी कई जातियां हैं, क्षत्रियों में कई जातियां हैं, वैश्यों में कई जातियां हैं, ऐसे शूद्रों में कई जातियां हैं। ठीक है, इस तरह उपजातियां हैं उनकी, तो ऐसे से बढ़ता चला जाता है। दूसरी बात, सामाजिक संस्करण होता है, यानी कि संस्करण माने क्या होता है, कोई समाज में किसी जाति का दर्जा ऊंचा है, किसी का थोड़ा नीचा है, फिर उससे नीचा, किसी का फिर उससे नीचा, इस तरीके से एक संस्करण है, एक स्तरीकरण होता है। ठीक है, अर्थात जाति की वजह से समाज के सदस्यों को उच्च और नीच स्थितियों यानी स्टेटस जो उनको मिलता है, भूमिका मिलती है, उनको जो परिस्थिति होती है, वो एक प्रकार से किस स्थिति के हैं उनकी स्थिति को देख करके उनका स्तर समाज में फिक्स किया जाता है। ठीक है, जोड़ दिया जाता है। यह संस्करण जन्म पर आधारित होता है, यानी कि जैसे मान लेते हैं कोई ब्राह्मण है तो उसका उच्च दर्जा होगा, क्षत्रिय उससे नीचे होगा, वैश्य उससे नीचे, वैश्य में भी कई प्रकार की वैश्य, शूद्रों में कई कैटेगरी। तो इस तरीके से सबकी जातियों का संस्करण होता है जो जन्म पर होता है, वो एक प्रकार से अन्य तत्व पर इसका आधार नहीं होता। जबकि वर्ग जो होते हैं वो उनके एक प्रकार से जो अर्जित परिस्थिति उस पर डिपेंड करता है। तीसरी विशेषता यह कि खान पान और सामाजिक व्यवहार पर प्रतिबंध रहता है जातियों में। जाति की अगली विशेषता क्या है, खान पान पर प्रतिबंध रहता है, यानी कि अर्थात प्रत्येक जाति अपने सभी सदस्यों पर खान पान और व्यवहार आदि के संबंध में कुछ प्रतिबंध लगा देती है। जैसे ब्राह्मण जाति का सदस्य सभी जातियों के यहाँ भोजन नहीं कर सकता, जैसे जो चमड़े का काम करता था चमार, उसके यहाँ भोजन नहीं, या वैसे क्षत्रियों के यहाँ भी ब्राह्मण भोजन नहीं करते थे। करते क्या थे, भोजन जब ब्राह्मण खुद बनाते हैं जाकर के घर पे, तब जाकर के पहले खाते थे। यही होता था, कोई पंडित जी से आपके हैं तो आपके घर पे कथा बाचे श्री सत्यनारायण भगवान की, उसके बाद में कथा बाचने के बाद में पंडित जी बोलते हैं भैया की कुछ व्यवस्था करो जो है, उसके बाद में भोजन खुद ही बनाते थे अपना और उसके बाद में खाते थे। ये सिस्टम चला आ रहा था। यानी ब्राह्मण लोगों के ऊपर जाति का था, ब्राह्मण मांस मदिरा का सेवन नहीं करता था, ब्राह्मण दूसरे जातियों के यहाँ भोजन नहीं करता था, फर्चे खाता था क्योंकि उसको भगवान का भोग लगाना होता था। ऐसे तमाम प्रकार के प्रकरण मौजूद मिलते हैं। ठीक है, शूद्र जाति का व्यक्ति जो होता था क्षत्रिय का स्पर्श नहीं कर सकता था। ये तमाम प्रकार के नियम कायदे हुआ करते थे जाति में। चौथी बात, ये चौथी विशेषता कि विभिन्न जातियों की नागरिक और धार्मिक नियोगिताएं या नियोजिताएं तथा विशेषाधिकार होते थे, यानी कि हर एक जाति के हर एक नागरिक की धर्म को लेकर के अलग अलग नियोगिताएं, मतलब अलग अलग नियोजिताएं और विशेषताएं होती थी। इन सभी जातियों में ब्राह्मण की स्थिति जो थी सबसे ऊंची थी, श्रेष्ठ था ब्राह्मण और सम्मानित भी माना जाता था। हर व्यक्ति लोग जो है ब्राह्मण के आगे नतमस्तक होते थे। आज भी आप देखते हैं ब्राह्मण जो होता है उसके आगे आज भी सभी लोग प्रणाम करते हैं। जैसे हमारे गांव वगैरह में, अब चूंकि मेरी जो स्थिति है मैं आपको बताऊं वास्तव में जो मैं बता रहा हूं, जैसे मेरे पिताजी मतलब कि ब्राह्मण, मेरा खानदान ब्राह्मण रहा, पुरोहिती करता आ रहा है। हमारे गाँव में ठाकुर भी हैं, हमारे गाँव में मौर्य जी भी हैं, हमारे गाँव में जो है हरिजन लोग भी हैं, हमारे गाँव में यादव लोग भी हैं, और भी कई कैटेगरी के लोग आपको मिल जाएंगे अगर आसपास के गांव में देखेंगे तो। भारी संख्या में बड़ा गांव है। लेकिन जब हम लोग गांव में निकलते तो छोटे से ही हम छोटे थे, हमारी कोई स्थिति नहीं थी। मान लेते आज मैं पढ़ा लिखा रहा हूं तो मास्टर की वजह से कुछ लोग पहचान गए हैं तो वो प्रणाम करते बाहर निकल जाओ तो गुरुजी नमस्ते, गुरुजी प्रणाम। लेकिन कि भाई गुरुजी पढ़ाते हैं, हमारे इधर का जो है यूट्यूब पे पढ़ाते हैं, तो उसकी वजह से बहुत सारे लोग, लेकिन उससे पहले भी यूट्यूब नहीं था तब भी
पिताजी की वजह से, हमारे जो पूर्वजों की वजह से है तो प्रणाम करते हैं। बड़े बड़े लोग, जैसे कि ठाकुर का कोई बड़ा व्यक्ति है, जैसे वो 25 साल का है, वो 35 साल का है, फिर भी वो हमको देखता था, भैया जी पाए लागी। जैसे हमारे गांव में कुछ कुछ मौर्य लोग हैं, वो अभी भी जैसे आते हैं। जैसे हमारे घर में फंक्शन था, मंगलवार को भंडारा व्यवस्थित किया गया था, तीसरे मंगलवार का था ज्येष्ठ का। तो उसमें क्या था कि भाई, उसमें था मंगलवार को, तो मौर्य और जी तमाम लोग आए थे। तो जैसे हमको देखे, हम पहले जल्दी निकलते नहीं, निकले तो भाई वो सब लोग देखे तो पैर जो है आकर के छूते, पैर छू करके प्रणाम करते, मतलब वृद्ध आतुर लोग पैर छू करके प्रणाम करते हैं। उनको रोको कि भैया ठीक है, लेकिन कहते नहीं, आपके जो है चरणों में ही सब कुछ है। तो इस तरीके की जाति का एक संस्करण था कि ब्राह्मण पूजनीय होता था, ब्राह्मण सर्वोच्च होता था पहले। आज भी ब्राह्मणों के लोग एक प्रकार से सेवा करते हैं। और कहा भी जाता, तुलसीदास जी लिखते हैं रामचरितमानस में कि इंद्र कुलिस मम सूल विशाला, काल दंड हरिचक्र कराला, जो इनकर मारा नहीं मरई, विप्र द्रोह पावक सुजरई। यानी विप्र से द्रोह नहीं करना चाहिए। ब्रह्म हत्या भगवान राम पर भी लग गई थी, उन्होंने आए बाद में प्रायश्चित किया, उन्होंने उसी प्रायश्चित के स्वरूप में उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया था। ठीक है, वे प्रायश्चित मेरा हो जाएगा, क्योंकि मैंने क्या किया है, रावण नाम के ब्राह्मण की हत्या करी है। ठीक है, भले उद्देश्य उसका भगवान राम का बहुत ही अच्छा रहा हो, मतलब उनका, भगवान राम जी का, लेकिन उन्होंने ब्राह्मण की हत्या करी। इस वजह से उन्होंने खुद ही कहा इसमें। तो ये चीजें जो है, तो ब्राह्मण सर्वोच्च था उसका। कहते हैं कि भाई, कई सारी चीजें उसमें बताई जाती, कई सारी चौपाइयां हैं। हालांकि वो चीजें आज, कुछ चौपाइयां प्रासंगिक, कुछ चौपाइयां वर्तमान में प्रासंगिक नहीं भी हो सकती हैं। बहरहाल वो चौपाइयां जो कही जाती हैं, जिसको लेकर के तमाम डिबेट वगैरह होती है, वो समय विशेष के हिसाब से कही जाती हैं, और उसको कह कौन ना, उस पर ध्यान देना चाहिए। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो वही चीज है, द्विज जो होते थे, जातियों को धर्म संबंधी सुविधाएं अधिकार प्राप्त हो रहे थे, जबकि शूद्रों को ये चीजें नहीं प्राप्त थी। द्विज जाति वो जाति होती थी जो यज्ञोपवीत धारण करता था। प्रायः जो है, यज्ञोपवीत कौन धारण करता था, ब्राह्मण धारण करते थे। यज्ञोपवीतम परमम पवित्रम प्रजापतेत सहजम पुरस्तात् आयुष्मग्रम प्रतिमक्ष शुभ्रम यज्ञोपवीतम बलमस्तु तेजा। यज्ञोपवीत धारण करने के बाद व्यक्ति जो होता था, वो क्या करता था, व्यक्ति यज्ञोपवीत धारण करने के बाद में ही व्यक्ति जो होता था, वो एक प्रकार से अधिकारी होता था। किस चीज का वो अधिकारी होता था बेटा, किस चीज का वो अधिकारी होता था, किस चीज का, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। वो अधिकारी होता था किस चीज का, वो अधिकारी होता था यज्ञोपवीत धारण करने का, वेद को पढ़ने का, पूजा पाठ करवाने का, ये सब अधिकारी वो होता था तभी। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। एक बात ध्यान रखेंगे, अगर आपको इन सभी चीजों की पीडीएफ प्राप्त करें तो आप हमसे पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। 91 61 93 60 62 इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप पर एसएमएस करना है। क्या आप अपना नाम एसएमएस कर दीजिएगा, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सब्जेक्ट के नेम लिख करके आप भेज दीजिएगा। ठीक है, आपके लिए व्यवस्था कर दी गई, 100 रुपए फीस लगेगी। उसमें आपको सभी सब्जेक्ट की, जो भी आपका 6 सेमेस्टर का होगा, दोनों पेपर की आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, और इसके अलावा को करिकुलर भी इंक्लूडेड हो जाएगा। आपका किसी विश्वविद्यालय से हो तो आप 100 रुपए फीस लगेगी, आप जुड़ सकते हैं। इस नंबर पर तुरंत व्हाट्सएप पर एसएमएस करें। आगे बढ़ते हैं, चले अगला। तो यहाँ पर जो जो ब्राह्मण होते थे, ब्राह्मण को लोग पूजते इसलिए थे क्योंकि ब्राह्मण जो है, जो और जातियां होती थी उनके लिए त्याग करते थे, पूजा पाठ करते थे, भगवान से मनाते थे कि सभी सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। इस तरीके से जानकारी मिलती है। तो कहीं ना कहीं पे वो चीजें त्याग करते थे, बलिदान थे। जो जो आशीर्वाद देते थे, सभी लोग प्रणाम करते, तो आशीर्वाद जो तपोबल अर्जित करते हैं वो सभी को दे देते हैं। इस तरीके से व्यवस्था होती थी। अगला क्वेश्चन, वर्ग की दो परिभाषा दी। वर्ग क्या, क्लास जिसको कहते हैं। आगबर्द और निमकाफ कहते हैं कि सामाजिक वर्ग उन व्यक्तियों के समुच्चय को कहा जाता है जिनकी किसी समाज में एक सादृश्य समान स्थिति हो या सामाजिक स्थिति हो, यानी कि जिनको एक वर्ग जो होता है उसको समान स्थिति समाज में मिलती है, उसी को एक वर्ग कह सकते हैं। और ये वर्ग जो है उनके अर्जित परिस्थिति पर डिपेंड करता है, जन्म पर नहीं होता है। ठीक है, ये बात आप, तो मैं क्या पेज कहते हैं कि एक सामाजिक वर्ग सामाजिक स्थिति के आधार पर अन्य लोगों से अलग किया गया समुदाय का एक भाग होता है। ठीक है, जो एक विशेष स्थिति की वजह से उसको अलग कर दिया गया है। आगे देखेंगे वर्ग की क्या विशेषताएं हो सकती हैं, बताइए भैया। देखिए, वर्ग की कई विशेषताएं होती बाबू। जैसे पहली विशेषता है वर्ग की समान स्थिति होती है सभी की, भावात्मक जुड़ाव रहता है एक दूसरे से। वर्ग पक्षधर होता है, मतलब कि अपने वर्ग का बढ़ा चढ़ा करके लोग बताएंगे, अपने वर्ग की पक्ष लेंगे। शक्तिशाली संगठन होता है वर्ग, ऊंच नीच की भावना भी इसमें होती है, धन का महत्व भी होता है। ठीक है, वर्ग चेतना होती है, वर्गों में खुलापन होता है, आप किसी वर्ग में शामिल हो सकते हैं, कभी भी निकल सकते हैं। आप उस वर्ग की स्थिति अगर प्राप्त कर लेते तो आपको उस वर्ग का प्राणी मान लिया जाता है। ठीक है, वर्ग भिन्नता भी होती है अलग अलग। ठीक है, संकुचित सामाजिक परिधि होती है इन लोगों की, वर्गों की अलग पहचान होती है। इसमें जन्म का महत्व जो है उतना नहीं होता है, वर्ग में अवसरों की प्राप्ति होती है, परिश्रम का इसमें महत्व होता है। ऐसे तमाम प्रकार की चीजें यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती हैं।
तो वर्ग की ये सारी विशेषताएं आप नोट डाउन कर सकते हैं, ये सब वर्ग की विशेषता होती है। भारतीय समाजों में बेटा वर्ग का प्रावधान कम रहा है, जाति का प्रावधान ज्यादा रहा है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखिएगा। प्रश्न है जाति और वर्ग में क्या डिफरेंस होता है। देखिए जाति और वर्ग में निम्नलिखित प्रमुख अंतर देखे जा सकते हैं। पहला अंतर है जाति का आधार क्या होता है, जन्म होता है, यानी कि जाति जन्म पर आधारित होती है। आपके पिताजी, जैसे मेरे पिताजी शुक्ला थे तो मैं भी शुक्ला हूं, हमारा बच्चा होगा वो भी शुक्ला ही होगा। ठीक है, तो इस तरीके से जाति का आधार क्या है, जन्म से। उसमें किसी प्रकार का कोई आपका वर्चस्व नहीं होता, आप उसमें एक प्रकार से चीजें नहीं शामिल होती हैं, यानी उसमें आपके पिता का ही हाथ, मतलब आपके पिता मतलब कि वो भी शुक्ला है, इसका उनके पिताजी का योगदान उसमें है। ठीक है, और उनके पिता, चूंकि ये पूर्व परंपरा चला, जन्म पर आधारित होती है जातियां। दूसरी बात यह है कि जाति वर्ग मतलब जाति वर्ग है, जबकि वर्ग में स्वतंत्रता है। जाति में एक प्रकार से जाति एक बंद वर्ग होता है, कह सकते हैं कि जातियों में खुलापन नहीं होता है। जाति क्या होती है बेटा, जाति एक प्रकार से, जाति में एक प्रकार से क्या है, बंधित होती है। जातियों में आप अगर एक जाति में है तो उसमें आप दूसरी जाति की सदस्यता नहीं ले सकते हैं। ठीक है, जबकि वर्ग में स्वतंत्रता होती है। इसके अलावा जाति प्रथा में व्यवसाय पैतृक होता है, जबकि वर्ग में नहीं होता है। ठीक है, क्या होता है, तो जातियों में एक प्रकार से क्या होता है बेटा, जाति प्रथा में क्या होता है, व्यवसाय जो था पैतृक, से आपके पिताजी पूजा पाठ करवाते तो आप भी पूजा पाठ करवाएंगे, आपके पिताजी बढ़ईगिरी करे तो आप भी बढ़ईगिरी करेंगे। तो ये जातियों में चलता आ रहा है पहले से। ठीक है, अब जैसे क्या हो रहा है आजकल, क्या है, कोई व्यक्ति कुछ भी कर रहा है, या वर्गों में आप देख रहे होंगे कोई व्यक्ति कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र होता है। ठीक है, इसके अलावा चौथा अंतर ये होता है जाति प्रथा में अधिक प्रतिबंध होता है, जबकि वर्गों में उतना प्रतिबंध नहीं होता है। जाति प्रथा में छुआछूत, खान पान का प्रतिबंध, सब कुछ आपको दिखाई पड़ता है। एक विशेष नियम होता है, जजमानी व्यवस्था होती है। हर जाति का दूसरे जाति से एक संबंध जो कनेक्ट होता है वो किसी वर्ग से रिलेटेड होता है, जैसे कि नाई, कुम्हार, ठीक है, बढ़ई, ठीक है, सुनार, ठीक है, लोहार, सबका अलग अलग काम होता है और विभिन्न परिस्थितियों में सब लोग इकट्ठा होते हैं। नाऊ, धोबी, पंडित, सब एक प्रकार से आप देखते हैं शादी ब्याह में इकट्ठा होते हैं और सभी लोग जो है नेक चार लेते हैं। तो जातियों में एक अलग व्यवस्था होती है। जाति कोई गड़बड़ व्यवस्था नहीं थी, जाति बड़ी जबरदस्त व्यवस्था थी, लेकिन उसको एक प्रकार से मध्यकाल तक आते आते उसको लेके एक प्रकार से अलग तरीके से पेश किया गया। जो पहले वर्ण व्यवस्था थी, वर्ण व्यवस्था पहले बहुत बढ़िया थी, लेकिन जब वो जाति व्यवस्था आई और जाति व्यवस्था में कुरूपता आ गई तो फिर दिक्कत का सामना करना पड़ा लोगों को। ठीक है, बाकी वर्ण व्यवस्था बहुत अच्छी थी, जिसमें ब्रह्मणो अस्य मुखमासीद बाहुराजन्याकृतः उरुतदस्यभ्याम शूद्रो अजयतः, इस तरीके से चीजें थी। ब्राह्मण से मुखमंडल से ब्राह्मण, तो ब्राह्मण का मुखमंडल से उत्पत्ति, तो उसको पूजा पाठ का काम मिल गया। क्षत्रिय भुजाओं से उत्पन्न हुए इसलिए उनको रक्षा का काम मिला। जो है जंघों के आसपास से वैश्यों की उत्पत्ति, उरु माने होता है जंघा, उरु तो वैश्या, जंघों से वैश्यों की उत्पत्ति और पैरों से शूद्र की उत्पत्ति। सबका अलग अलग महत्व है अपने अपने शरीर में, जिस तरीके से वैसे ही समाज में सबका अलग अलग महत्व था। ठीक है, जाति और वर्ग सदस्यता को प्राप्त करने में अंतर होता है। जैसे जाति की सदस्यता आपको जन्म से मिल जाती है और वर्ग के लिए आपको उतना मेहनत करना पड़ता, तब जाकर के उस वर्ग के सदस्य बनते हैं। जाति प्रथा अधिक स्थिर होती, जाति प्रथा में एक प्रकार से जुड़ा, मतलब कि वो भंग नहीं होता। जैसे आप एक जाति से तो जन्म मृत्यु तक आप उसी जाति के रहेंगे, आप बदल सकते हो अपना टाइटल, लेकिन हाँ वो आपका जाति वही रहेगी। वर्ग व्यवस्था में ऐसा नहीं होता, वर्ग व्यवस्था में आप छोड़ सकते हैं वर्ग की सदस्यता और धारण भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका भैया। एम.एन. श्रीनिवास की दो पुस्तकों के नाम लिखिए। देखिए पहली पुस्तक है एम.एन. श्रीनिवास की मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया, सॉरी मैरिज एंड फैमिली इन मैसूर, पुस्तक लिखी 1942 में, इंपॉर्टेंट पुस्तक है। इसके अलावा इंडियन विलेज, सबसे इंपॉर्टेंट पुस्तक इनकी यही इंडियन विलेज जो पुस्तक है 1955 में प्रकाशित हुई, और उसके एक साल के मतलब उसके लगभग 11 सालों के बाद में सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया, ये पुस्तक आई 1966 में। ये भी पुस्तक बड़ी इंपॉर्टेंट पुस्तक है। ये दो पुस्तकें ध्यान रखिएगा, परीक्षा में हमेशा आता ही रहता है, तो प्रश्न पूछ सकता है कि एम.एन. श्रीनिवास की दो पुस्तकों के नाम लिखिए, तो ये दो तीन पुस्तकें आप ध्यान रख लीजिएगा। एम.एन. श्रीनिवास का अध्ययन कार्य किस गांव में था। देखिए श्रीनिवास ने अपना अधिकांश कार्य जो है दक्षिण भारत में किया, दक्षिण भारत के गांवों के अध्ययन में किया। उन्होंने पहले कुर्ग नाम का समुदाय था, उसी समुदाय को अध्ययन किया। बाद में मैसूर का एक जिला था रामपुरा गांव, ठीक है, मैसूर जिले के एक रामपुरा गांव में, वास्तविक नाम है इसका जो है कोडगडहल्ली, ठीक है, इसी गांव का अध्ययन उन्होंने किया था, जिसको एक प्रकार रामपुरा गांव बोलते हैं हिंदी में, और इसको जो है मैसूर का जो गांव है कन्नड़ भाषा में है, तो इसको लिखा जाता है कोडगडहल्ली, ठीक है, इसका अध्ययन किया था। एम.एन. श्रीनिवास के हिंदू धर्म के अध्ययन में आ रही कठिनाइयों को स्पष्ट कीजिए। एम.एन. श्रीनिवास ने हिंदू धर्म के अध्ययन में निम्नलिखित कठिनाइयां आ रही है, जैसे कि पहली कठिनाई होती है हिंदू धर्म का कोई संगठित समाज नहीं था। दूसरी बात है इसके सिद्धांतों की सुस्पष्ट व्याख्या कहीं पर नहीं की गई थी। इसके अलावा हिंदू धर्म में अंतर विरोधों की अधिकता आपको दिखाई पड़ती है।
हिंदू धर्म में देवी देवताओं की एक प्रकार से बहुत ज्यादा देवी देवताओं की पूजा होती है, असंख्य देवी देवताओं की पूजा होती है, सभी की पूजा की जाती है, तो बहुदेववादी पद्धति है। ऐसे में किसी को उच्च देवता मानना, किसी को नीचा देवता मानना उतना ज्यादा एक प्रकार से सुटेबल नहीं हो पाता है, ऐसा बताया। इसके अलावा देवी देवता के भक्त अलग अलग है यहाँ पर। जैसे शंकर भगवान में भी आप देखते हैं 4-5 प्रकार के संप्रदाय थे। शैव संप्रदाय में 4 संप्रदाय, ठीक है, पाशुपत कपालिक ऐसे तमाम संप्रदाय। ऐसे ही वैष्णव धर्म में आप देखते हैं, वैष्णव धर्म में तो ज्यादा स्थिरता रही है। ऐसे ही आप देखते हैं और तमाम प्रकार के धर्म, जैसे कि शाक्त धर्म माता आदिशक्ति पारमा भगवती को मानने वाले को, जैसे शक्ति को मानने वाले शाक्त धर्म माता दुर्गा को, ठीक है। ऐसे ही तमाम धर्म की विशेषता रही है। वैदिक काल में वैदिक देवी देवताओं की पूजा होती थी, फिर ब्रह्मा विष्णु महेश का जो है आप देखते हैं वर्चस्व बढ़ा मध्यकाल तक आते आते महाकाव्य कालों में, पुराणों में, ठीक है। इसके अलावा व्यक्ति और परिवार के अपने देवता हैं जिन्हें वे अन्य देवी देवताओं से श्रेष्ठ मानते हैं। जैसे कि हर एक कुल का एक कुल देवता होता है, ग्राम देवता होता है। इसीलिए जब पंडित जी पूजा पाठ करवाते हैं तो वो क्या बोलते हैं, ओम भूर्भुवः स्वः गणाधिपतये नमः, ठीक है, श्री महागणाधिपतये नमः, वाणी हिरण्यगर्भाभ्याम नमः, लक्ष्मी नाराभ्याम नमः, उमा महेश्वराभ्याम नमः, अब सची पुरंदराभ्याम नमः। इष्ट देवता, तो इष्ट देवता मतलब जो आपके जिस देवता को आप सबसे प्रिय मानते हैं, आपका इष्ट देवता कौन है, यानी जिस संकट और सुख और दुख में जिसको आप याद करते हो वो आपका इष्ट होता है। इष्ट देवता जिस जो एक प्रकार से आपका होता है, तो इष्ट देवता अभ्यो नमः। ऐसे ही कुल देवता जो आपके कुल का देवता होता है, कुल माने आपके पूर्वजों लोग जो इसको पूजा करते हैं, कुल देवता हो गया, ठीक है। ग्राम देवता काली माता, ग्राम देवता आप देखते ग्राम देवता में काली माता का स्थान होता है, जहां पर जब भी आप शादी होती है उससे पहले आ जाते काली माता का दर्शन करते, डीह ड्यूहार ऐसे होते नहीं तमाम, तो उन सभी का एक प्रकार से आप अध्ययन करते हैं। आप महिलाएं अगर आपने देखा होगा शादी से एक दिन पहले देवताओं को बांधने की प्रथा होती है हिंदू धर्म में, देखेंगे तो विवाह संस्कार से पहले देवताओं को बांधा जाता है, बड्ढारा का पूजा होता है, 16 पिंडी अंदर लगाई जाती है उस पे गोबर का, ठीक है, उस पे बढ़िया सा सिंदूर और चंदन, मीठा, पान, फूल, हरदी, सुपारी सबको चढ़ा चढ़ा करके, कुछ दर्भ दक्षिणा चढ़ा करके, उसके बाद में उसको पीले कपड़े से उसको जो है चिपका दिया जाता है, बांध दिया जाता है देवताओं को, ठीक है, शादी से यहाँ घर पे। उसके बाद दो ठू बढ़िया भुड़की होती, भुड़की माने होता है उसे मिट्टी का बर्तन होता है दो ठू, एक में उड़द और एक में चावल लग करके पीले कपड़े से बांध देते कलावा लेकर के, तो वो देवताओं की बांधने की प्रथा। जब देवताओं को बांध दिया तो सिल पोहने वाला काम होता है, आप देखते हैं। तो ये प्रकरण होता है जब कथा मतलब बड्ढारा के दिन, यानी कि शादी से एक दिन पहले होता है, लड़की के भी और लड़के के भी। इसमें क्या होता है, महिलाएं गांव की इकट्ठा होती हैं, तो वो एक प्रकार से बैठ करके क्या करती हैं, देवताओं को बांधने के लिए गाना गाती हैं। अब वो गाना होता है, देवताओं को बुलाती हैं कि भाई डीह ड्यूहार सब आओ, सबको बांध, सबको बुलाती हैं, सबको बैठाती हैं, ताकि घर में आकर गृह देवता, वास्तु देवता को ही गृह देवता कहते हैं, ग्राम देवता, घर के देवता, सभी को बांधने की प्रक्रिया यहाँ पर बताई जाती है, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। तो इस तरीके से व्यवस्था की जाती है, महिलाएं गाती है, तो गृह देवता, कुल के देवता, सबके अपने अपने देवता होते हैं, तो उन सभी की जातियों में सब विशेषताएं होती हैं। इस वजह से चीजें उतना अध्ययन करने में वो सफल नहीं हो पाए, या फिर अध्ययन करने में उनको कठिनाई का सामना करना पड़ा। एम.एन. श्रीनिवास को अगला क्वेश्चन, किस विद्वान ने संस्कृतिकरण और पश्चिमीकरण की अवधारणा के द्वारा आधुनिक सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन की व्याख्या करी? तो उनका नाम है एम.एन. श्रीनिवास। जब भी आपको सामाजिकरण की मतलब कि इसकी क्या नाम है, संस्कृतिकरण की बात है, संस्कृतिकरण, आधुनिकीकरण, वैश्वीकरण, इन सभी की अवधारणा किसने दी है? एम.एन. श्रीनिवास ने दी है, ठीक है। एम.एन. श्रीनिवास एक ऐसे व्यक्ति हैं, भारतीय समाजशास्त्री हैं, इन्होंने संस्कृतिकरण की अवधारणा दी, कहा कि जाति कैसे बदलती है। उन्होंने कहा कि जो उच्च जातियां होती, संस्कृतिकरण क्या होता है, 1 मिनट में समझ लो। संस्कृतिकरण के मतलब होते भैया, जैसे कोनो उच्च जाति के लोग हैं, ठीक है, गांव में मान ब्राह्मण है, क्षत्रिय है। अब जब क्षत्रिय अपन बिटिया ब्याह करीस तो खूब दीस बेड दीस, कूलर दीस, फ्रिज दीस, पंखा दीस, ठीक है। अब क्षत्रिय लोग ही करीन, अब वैश्य लोग देखें उनके, तो वैश्य लोग भी क्या करने लगते हैं, उन्हीं के जैसा लेन देन शुरू कर देते हैं। क्षत्रिय देखें कि भैया कुर्ता पैजामा पहने, मोछ हैठे, तो वैश्य लोग भी कर लिए, ठीक है, शूद्र लोग भी उसको देख कर लिए। यानी जब उच्च जातियों के क्रियाकलाप, उच्च जातियों का पहनावा ओढ़ावा, बोल चाल, बोलने का खान पान, सब कुछ उच्च जातियों की जो क्रिया विधि है, पूरा का पूरा जीवन शैली है, उसको जब निम्न जाति का व्यक्ति जो है अपनाने लगता है और धीरे धीरे अपनाता चला जाता है, और कुछ दिन यानी 100-200 साल बीत जाते हैं, उनके लड़के भी अपनाना शुरू कर देते हैं, और इस तरीके से एक प्रकार से प्रक्रिया चलती रहती है। और इस तरीके से एक समय ऐसा आता है कि वो जाति जो निम्न जाति के लोग थे, वह एक प्रकार से सब कुछ एक जैसा, उनका क्षत्रियों जैसा हो जाता है, ब्राह्मणों जैसा हो जाता है, तो अपने से उच्च जाति जैसे जब वो नकल करते हैं तो उन्हीं जैसा होने लगता है व्यवहार।
धीरे धीरे करके वो जातियां भी जो नीच जातियां थी उनको भी उच्च जाति की कैटेगरी में ले लिया जाता है या उच्च जाति बन जाती है। ठीक है, वो उसको इस प्रक्रिया को बोलते हैं संस्कृतिकरण। जैसे कि आप देखते होंगे कुछ गांव वगैरह में, अगर नहीं जानते होंगे तो कुछ लोग सिंह लिखने लगे हैं आजकल। ठीक है, सिंह, जैसे वो सिंह है नहीं, वास्तव में क्षत्रिय है या नहीं है, लेकिन वो टाइटल में पीछे सिंह लिखने लगे हैं। वो सिंह लिखते हैं तो वो धीरे धीरे करके वो सिंह सिंह होकर के फिर वो ठाकुर बन जाएंगे कुछ दिन में। तो ये प्रक्रिया संस्कृतिकरण की प्रक्रिया, वो ठाकुर जैसे व्यवहार करेंगे, ठाकुर जैसे बोलेंगे चालेंगे, पहने ओढ़ेंगे एकदम से वेल अप टू डेट। ठीक है, तो वो सब चीजें होती है। तो संस्कृतिकरण यहाँ पर ये प्रक्रिया होती है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कौन उच्च जाति है कौन नीच जाति है, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट समझाना है तो चीजों को बताना पड़ता है। तो बहुत सारे लोग आपके कमेंट करेंगे गुरु जी आप क्षत्रियों के बारे में ऐसा बढ़ा चढ़ा करके बोल रहे हो, या ब्राह्मणों को बढ़ा चढ़ा करके, शूद्रों को ऐसा बोल दिए, या वैश्यों के बारे में ऐसा बोल दिए बढ़ा चढ़ा करके, या शूद्रों के बारे में अच्छा बोल दिए। तो भाई देखो, जो भी चीजें थी उसको बताना पड़ेगा, उसको पढ़ाना पड़ेगा। उसके लिए किसी को ना तो दुखी होना है और ना ही एक प्रकार से अपने आप इस समय जब पढ़ने के लिए आओ तो अपना जो है आप अपना चोला उतार करके आओ कि मैं बाभन हूं, ठाकुर हूं, शूद्र हूं या वैश्य हूं, जो भी हो आप बाद में हो, पहले पढ़ लो, पढ़ने के बाद में आप कुछ होंगे। तो ऐसे में जब पढ़ाई करें तो जो बताओ मैं बता रहा हूं तो उसका गलत इंटेंशन बिल्कुल भी आपको नहीं लेना है। ठीक है, जो चीजें है वो चीजें उसमें बतानी पड़ती है। तो ऐसे एक प्रकार से संस्कृतिकरण की उदाहरण यही होती है। एम.एन. श्रीनिवास ने इस बात को कहा। अगला क्वेश्चन, पश्चिमीकरण क्या हुआ भैया? एम.एन. श्रीनिवास ने पश्चिमीकरण की उदाहरण दी। पश्चिमीकरण का मतलब क्या होता है? अब पश्चिमीकरण क्या हुए? पश्चिमीकरण मतलब होता है पश्चिम के देश के जो पहनावा ओढ़ावा रीति रिवाज जो वो सब करते हैं पश्चिम के लोग। पश्चिम माने जैसे ब्रिटेन के लोग, ठीक है, यूरोप के कंट्री तमाम है, फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्विट्जरलैंड, यहाँ के सबके दोस्त, अमेरिका, यहाँ के लोग जोन में पहनावा ओढ़ावा, खान पान, रहन सहन, बोली भाषा जैसे बोलते हैं, चलते फिरते हैं, उन सभी को देख करके आजकल भारत वाले कहने कटाफटा जींस कहां पर चलता था, वही सब चलता था ना, आज हम भी पहन रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही तमाम सारी चीजें हम उनका सीख रहे हैं, तो हम उनका सीख सीख करके उन्हीं के जैसा बनते जा रहे हैं। तो वो प्रक्रिया क्या है? वो प्रक्रिया होती है पश्चिमीकरण की प्रक्रिया। समझ में आ रहा है ना? तो ऐसे संस्कृतिकरण की प्रक्रिया, जब एक नीची जाति उच्च जाति का सब कुछ मतलब किसको पहनने ओढ़ने लगे, खान पान वैसे रख दे, व्यवहार वैसे कर ले, सब कुछ, तो संस्कृतिकरण होता है। लेकिन जब पश्चिम के देशों काम करते तो उसी को पश्चिमीकरण कह देते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात इसकी विशेषता क्या? तटस्थता। दूसरी विशेषता प्रक्रिया के रूप में है। ठीक है, एक प्रक्रिया होती पश्चिमीकरण। तीसरी बात है चेतन और अचेतन प्रभाव। इसका एक प्रकार से चेतन और अचेतन दोनों प्रभाव पड़ता है, संस्कृति को प्रभावित करती है। ये पश्चिमीकरण की प्रक्रिया भारतीय संस्कृति को बहुत प्रभावित की है। एक व्यापक अवधारणा है ये। पश्चिमीकरण एक विचारधारा है जो कि प्रकार से आजकल आप देख रहे हैं इंग्लैंड के लोगों के आने से भारत में तमाम प्रकार के परिवर्तन आपके देखने को मिल गए होंगे। अगला प्रश्न है परंपरा का शाब्दिक अर्थ स्पष्ट कीजिए। देखिए, परंपरा को अंग्रेजी में ट्रेडिशन कहते हैं, जो लैटिन शब्द ट्रेडर्स से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है हस्तांतरित करना। स्पष्ट है कि ऐतिहासिक रूप से जो सांस्कृतिक विशेषताएं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित होकर कायम रहती हैं उन्हें परंपरा ने ट्रेडिशन कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, परंपरा की दो परिभाषा दीजिए। फेयर चाइल्ड, एचपी फेयर चाइल्ड कहते हैं कि परंपरा मुख्य रूप से विचार करने और महसूस करने का एक क्या होता है? तरीका होता है, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित होता है। ठीक है, संस्कृतियां एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाती हैं, ऐसी परंपराएं जो होती हैं, एक परंपरा आपके दादाजी जो कर रहे थे आप उसको करेंगे, आपके पापा करे होंगे, आपके पापा जो करे आप करोगे, आप जो करे आपका लड़का करेगा, इस तरीके से। गिन्स वर्ग, परंपरा का होता है उन सभी विचारों से, आदतों से, प्रथाओं से, इन सभी को मिला ले तो परंपरा बनती है। आदत, विचार, प्रथा, रूढ़ी सब मिला करके तब आपका परंपरा बनता है, जो एक समूह की विशेषता होती है तथा दूसरी पीढ़ी को वो एक प्रकार से हस्तांतरित होती, बताई जाती है कि भाई आपको भी ऐसा करना होता है। तो परंपरा से क्या तात्पर्य बेटा? परंपरा यही होती है, देखिए, परंपरा का तात्पर्य व्यवहार के अनेक ऐसे तरीकों और नियमों, आदतों, मूल्यों, जीवन शैली से होता है जिन्हें संस्कृति का अंग माना जाता है। परंपरा अनेक पीढ़ियों के संचित अनुभवों से बनती है। डॉक्टर योगेंद्र सिंह भारतीय समाजशास्त्री कहते हैं कि परंपरा किसी समाज की वह संचित विरासत होती है जो सामाजिक संगठन के सभी स्तरों में, जैसे मूल्य व्यवस्था, सामाजिक संरचना, व्यक्तित्व की संरचना, इन सभी में आप देखते हैं जो है परंपरा का प्रभाव। मूल्य क्या बनेंगे, क्या मूल्य होगा समाज में, सामाजिक संरचना, सोशल स्ट्रक्चर जो होगा, व्यक्तित्व की प्रकार जो संरचना होगी, ठीक है, उन सभी पर प्रभाव पड़ता है परंपराओं का। ठीक है, तो परंपरा ये होती है। योगेंद्र सिंह ने परंपराओं के बारे में बड़ा इंपॉर्टेंट एक प्रकार से पुस्तक लिखी है, उस पुस्तक का नाम है, देखिए, डॉक्टर योगेंद्र सिंह परंपरा को कब और किस पुस्तक में बताया है? देखिए, डॉक्टर योगेंद्र सिंह ने मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन,
ये पुस्तक लिखी 1973 में, इस पुस्तक का प्रकाशन हुआ। इसी पुस्तक में उन्होंने परंपराओं के बारे में बताया। ट्रेडिशन माने परंपरा होता है, तो परंपराओं के बारे में विधिवत जानकारी कोई व्यक्ति देता है तो प्रोफेसर योगेंद्र सिंह देते हैं। ये बात आप ध्यान रखेंगे। जैसे कि जाति की अवधारणा को किसने दिया, बड़ी जबरदस्त तरीके से जीएस घुरिये ने काम किया उस पर। संस्कृतिकरण और पश्चिमीकरण की अवधारणाओं पर, आधुनिकीकरण की अवधारणाओं पर काम किया एमएन श्रीनिवास ने। ठीक है, ऐसे ही प्रोफेसर योगेंद्र सिंह जो हैं इन्होंने परंपराओं पर काम किया। ठीक है, ऐसे ही श्रीमती इरावती कर्वे ने नातेदारी पर काम किया। किनसिप ऑर्गेनाइजेशन इंडिया पुस्तक लिखी उन्होंने। तो हर व्यक्ति का अपना अपना एक एरिया या सेक्टर रहा है जिस पर उन्होंने काम किया भारतीय समाजशास्त्रियों ने। योगेंद्र सिंह का क्या रहा है, वो एक प्रकार ट्रेडिशन पर काम किया है। अगला प्रश्न, राधा कमल मुखर्जी आर के मुखर्जी समाजशास्त्र विभाग के अध्यक्ष कब और कहां पर नियुक्त हुए थे? 1921 में लखनऊ विश्वविद्यालय के जो एक प्रकार से समाजशास्त्र विभाग है, सोशियोलॉजी विभाग है, उसी के अध्यक्ष थे। ठीक है, राधा कमल मुखर्जी जी, ये बात आप ध्यान रखें, बड़े इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। श्रीमती इरावती कर्वे के अनुसार सामाजिक व्यवस्था का क्या अर्थ होता है? बड़ा फेमस प्रश्न है। इरावती कर्वे जो है महिला समाजशास्त्री हैं, भारतीय महिला समाजशास्त्री। सामाजिक व्यवस्था का इनका क्या अर्थ है? देखिए, समकालीन समाजशास्त्रियों में प्रोफेसर इरावती कर्वे का नाम सम्मान से लिया जाता है। कर्वे ने सामाजिक व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित विचार प्रस्तुत किए हैं। वो विचार कौन कौन से, यही प्रश्न आता है। देखिए, इरावती कर्वे के अनुसार सामाजिक व्यवस्था जो होती है, सोशल सिस्टम जो होता है, अनेक व्यक्तियों की अंतःक्रियाओं का परिणाम होता है। कई व्यक्तियों की अंतःक्रियाओं के मिलने से समाज का निर्माण होता है। दूसरी बात, व्यक्ति किसी न किसी प्रकार के उद्देश्य और इच्छा को रखते हुए अंतःक्रिया किसी दूसरे व्यक्ति से करता है, जो सामाजिक व्यवस्था के लिए नितांत आवश्यक होता है अंतरक्रिया करना। ठीक है। तीसरी विशेषता, सांस्कृतिक प्रतिमान ही सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करते हैं। जो सांस्कृतिक प्रतिमान होते हैं, ठीक है, कल्चरल जो एक प्रकार से मापदंड होते हैं, उसी के द्वारा चीजें डिसाइड होती है, सामाजिक व्यवस्था बनती है। चौथी बात सामाजिक व्यवस्था को लेकर के कहा इरावती कर्वे जी ने कि सामाजिक व्यवस्था में नातेदारी व्यवस्था भी मौजूद होती है, उसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है नातेदारी की, किनशिप की। नातेदार मतलब कि जो रिश्तेदार होते हैं वही नातेदारी है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि नातेदारी व्यवस्था व्यक्तियों के पदों तथा कार्यों का निर्धारण करने में सहायता करती है। इस तरीके से ये होता है आपका इरावती कर्वे के द्वारा दी गई जो है सामाजिक व्यवस्था का अर्थ। क्लियर, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। नातेदारी की अवधारणा स्पष्ट कीजिए। नातेदारी के बारे में इरावती कर्वे जी ने क्या बातें बताई, उसके बारे में बताने का प्रयास करें। देखिए, नातेदारी की अवधारणा स्पष्ट कीजिए। देखिए, समाज में कोई भी व्यक्ति अकेला रह करके जीवन व्यतीत नहीं कर सकता है। व्यक्ति जन्म से लेकर के मृत्यु तक ऐसे बहुत से व्यक्तियों से घिरा रहता है जिनके बीच उनकी विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। इन व्यक्तियों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण वह व्यक्ति होते हैं जिनका एक व्यक्ति से विवाह अथवा रक्त का संबंध होता है। जैसे कि मान लेते हैं आपकी पत्नी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपके बच्चे आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपके पिताजी आपकी मम्मी जी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, चाचा जी इंपॉर्टेंट है, तो ये सब आपके नातेदार है, रिश्तेदार है। विवाह और रक्त से संबंधित सभी व्यक्तियों से भी हमारे संबंध समान प्रकृति के नहीं होते हैं। अलग अलग रिश्तेदार, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक रिश्तेदार होते हैं। जैसे कि आपका लड़का, आपकी पत्नी, ये सब आपके प्राथमिक रिश्तेदार है। ठीक है, आपका भाई या सॉरी आपका भाई आपका प्राथमिक रिश्तेदार है, आपके मम्मी पापा आपके प्राथमिक है, आपका चाचा जो है वो आपका द्वितीयक रिश्तेदार है, आपका मामा द्वितीयक रिश्तेदार है, और मामों को मामा हो गए या मामा के चाचा हो गए, सब तृतीयक रिश्तेदार में आ जाते हैं। ठीक है, दूर के ढोल जो कहते हैं। कुछ व्यक्तियों से हमारी निकटता बहुत अधिक होती है, जबकि कुछ व्यक्तियों से यह संबंध हमारा कम घनिष्ठ होता है, दूर का संबंध होता है। कुछ से केवल औपचारिक मात्र संबंध होता है। ठीक है, यह संबंध पूर्णतः व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर नहीं होते, बल्कि इनका रूप बहुत कुछ समूह की परंपराओं के द्वारा, प्रथाओं के द्वारा और आदर्श नियमों के द्वारा निर्धारित होते। कौन आपका प्राथमिक होगा, कौन आपका द्वितीयक होगा। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। क्लियर। तो इस तरीके से आप लोगों ने चीजों को देख रहे थे आप। ठीक है, बहुत ही बेहतर तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ। एक्चुअली में क्या है कि भाई देखो, हमारे यहाँ लाइट इतनी ज्यादा बेकार है, इन्वर्टर वगैरह कुछ भी नहीं चलता है, और सिस्टम बहुत बेकार हो चुका है। देखिए, कल आपकी हिंदी क्लास हो रही थी, उसमें भी सिस्टम बैठ गया। मैं 3-4 घंटे तक वेट किया कि भाई आ जाए, लाइट आ जाए किसी तरीके से। जब तक क्लास चले तब तक चलने दीजिए भाई, जल्दी जल्दी देख लीजिए, बड़ा सिस्टम बेकार है भाई। बहुत परेशान हो चुका हूं मैं इससे। गुस्सा तो बहुत आ चुकी है, लेकिन क्या किया जाए, क्या कर ही सकते हैं। तो इस तरीके की चीजें। तो श्रीमती इरावती कर्वे के बारे में आपको बता रहा था, नातेदारी व्यवस्था। तो कुछ लोग जो होते हैं आपके निकटतम संबंधी होते हैं, कुछ लोग जो है बहुत दूर के होते हैं। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिए। कुछ औपचारिक मात्र होते हैं। यह संबंध पूर्णतः व्यक्ति की इच्छा पर डिपेंड करता है, मतलब डिपेंड नहीं करता है, बल्कि इनका रूप जो होता है बहुत कुछ समूह की इच्छा पर डिपेंड करता है। यह समूह की जो परंपराएं होती हैं, प्रथाएं होती हैं,
आदर्श नियम होते हैं, उनके द्वारा डिसाइड होता है कि कौन आपका रिश्तेदार प्राथमिक होगा, कौन द्वितीयक होगा और कौन तृतीयक होगा। ठीक है, इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि संबंधों की वह व्यवस्था जिसके अंतर्गत अनेक सामाजिक नियम एक सामाजिक प्राणी को विवाह और रक्त से संबंधित बहुत से व्यक्तियों से जोड़ते हैं, नातेदारी व्यवस्था उसी व्यवस्था को कहा जाता है। इस दृष्टिकोण से नातेदारी व्यवस्था सामाजिक अंतर क्रियाओं का एक विशेष स्वरूप होता है। चार्ल्स बिलिंग नाम के एक विद्वान है, समाजशास्त्री, कहते हैं कि नातेदारी व्यवस्था के अंतर्गत समाज के द्वारा मान्यता प्राप्त वे सभी संबंध या रिलेशंस आ जाते हैं जो कल्पित तथा रक्त संबंधों पर आधारित होते हैं। कल्पित माने जो आपने डिसाइड किया, जैसे कि आप शादी करते हो तो कल्पित है, वो आपने शादी किया किसी दूसरे की कन्या को पसंद करके तो वो कल्पित हो गया आपका। यानी कहने का तात्पर्य है कि जो भी आपने खुद अपने मन से संबंध बनाए हैं वो संबंध, और उनके द्वारा भी आपका रिश्ता बनता तो वो भी आपके नातेदार हुए, किनशिप हुए। इसके अलावा जो आपके पिता हैं, आपके बच्चा होगा तो आपके बच्चे का आपसे खून का संबंध होगा, लेकिन आपकी पत्नी का आपसे खून का संबंध नहीं होता है, वो आप कल्पित संबंध बनाते हैं। ठीक है, ऐसे कुछ और दूर के रिश्तेदार होते हैं। क्लियर, ये बात आप ध्यान, इस परिभाषा में आते हैं जो कल्पित रक्त संबंधों पर आधारित होते हैं। इस परिभाषा में कल्पित संबंधों का तात्पर्य उन सभी संबंधों से है जो या तो विवाह संबंध के फलस्वरूप उत्पन्न होते हैं अथवा जो गोद लेने या किसी मतलब इसी प्रकार से दूसरे संबंधों के द्वारा जुड़े हुए हैं। ठीक है, जैसे आजकल जैसे अपने पत्नी के माता पिता को लोग मम्मी पापा कहना शुरू कर दिए हैं, तो एक कल्पित संबंध ही हुआ। ठीक है, आपके वर्जिनल मम्मी पापा का संबंध आपसे खून का रिश्ता होता है, लेकिन आपकी पत्नी के मम्मी पापा जो होते हैं वो कल्पित मम्मी पापा होते हैं। रॉबिन फॉक्स कहती हैं कि नातेदारी का तात्पर्य कुछ स्वजनों के मध्य स्थापित होने वाले संबंधों से है, या स्वजन चाहे वास्तविक हो अथवा कल्पित हो समान रक्त वाले होने चाहिए। ठीक है, रेड क्लिफ ब्राउन कहते हैं कि नातेदारी सामाजिक उद्देश्यों के लिए स्वीकृत वंश संबंध है तथा यह सामाजिक संबंधों के प्रथागत स्वरूप का एक जो है फाउंडेशन यानी आधार तैयार करता है। इससे स्पष्ट होता है कि केवल उन्हीं व्यक्तियों के प्रथागत संबंधों को नातेदारी के अंतर्गत रखा जाएगा, सम्मिलित किया जाएगा या किया जा सकता है जो एक ही वंश अथवा एक ही कुल से रिलेटेड होते हैं, संबंधित होते हैं। क्लियर, तो किनशिप ऑर्गेनाइजेशन में या फिर नातेदारी व्यवस्था को लेकर के ऐसा इरावती कर्बे ने कहा। श्रीमती इरावती कर्बे की एक पुस्तक है, उसका नाम है किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया, नातेदारी व्यवस्था पर बड़ा काम किया उसमें। ठीक है, तो ये सब चीजें आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका। डॉक्टर डीपी मुखर्जी के सामाजिक मूल्य को स्पष्ट कीजिए। डीपी मुखर्जी, ठीक है, धुरजटी प्रसाद मुखर्जी पूरा नाम है। डीपी मुखर्जी की यह मान्यता है कि संपूर्ण सामाजिक संगठन व्यवस्था का आधार मूल्य होता है। मूल्यों पर ही सामाजिक संगठन या व्यवस्था टिकी होती है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या सही है, क्या गलत है, यही सामाजिक मूल्य होते हैं। उन्होंने व्यक्ति मूल्य और समाज का पारस्परिक संबंध माना है और उन्हीं के पारंपरिक आदान प्रदान से व्यक्ति के पूर्ण बनने की बात कही गई है। उनका यह विश्वास है, विचार है कि ऐसी स्थिति में वह छिन्न भिन्न अंग या टुकड़ा नहीं रह जाता है। व्यक्ति एक समय में एक साथ ही अपने साथी व्यक्ति से एकात्मकता खोजता है और दूसरी ओर उसी साथी व्यक्ति से स्वयं को पृथक यानी अलग रूप में खोजता है। वह एक समय में एक अंग भी है और एक समग्र भी होता है, वह व्यक्ति भी है और समष्टि भी होता है। ये एक प्रकार सामाजिक मूल्य होता है। सामाजिक मूल्यों को लेकर किस तरीके से बातें बताई गई। राधा कमल मुखर्जी का जन्म कब और कहां पर हुआ था? देखिए, राधा कमल मुखर्जी के बारे में हो रहा है। धुरजटी प्रसाद मुखर्जी, उनका डीपी मुखर्जी नाम है, राधा कमल मुखर्जी। राधा कमल मुखर्जी का जन्म कब और कहां पर हुआ था? राधा कमल मुखर्जी का जन्म हुआ था 7 दिसंबर की डेट को 1889 में बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के, ठीक है, बरहामपुर में बंगाली ब्राह्मण के घर में इनका परिवार में जन्म हुआ था। बरहामपुर पश्चिम बंगाल में ग्रामीण प्रदेश का एक कस्बा था। उनके पिता नामी वकील थे, मुखर्जी जी के पिता राधा कमल मुखर्जी के, ठीक है, आर के मुखर्जी, साथ ही बड़े विद्वान भी वो थे। राधा कमल मुखर्जी की कुछ रचनाओं के नाम प्रश्न पूछा जा सकता है। देखिए, पहली रचना है सोशियोलॉजी एंड मिस्टिसिज्म। सोशियोलॉजी एंड मिस्टिसिज्म पुस्तक लिखी 1931 में, 1931 में किसने लिखी है? राधा कमल मुखर्जी जी ने। दूसरे विद्वान है मतलब की दूसरी पुस्तक है द फाउंडेशंस ऑफ इंडियन इकोनॉमिक्स, 1916 में पुस्तक का प्रकाशन हुआ। ऐसी 1926 की पुस्तक है द रूरल इकोनॉमी ऑफ इंडिया, ये पुस्तक भी फेमस है। इसके अलावा रीजनल सोशियोलॉजी पुस्तक 1926 में बड़ी फेमस पुस्तक है। इसके अलावा द लैंड प्रॉब्लम्स ऑफ इंडिया, ये भी पुस्तक इनकी 1927 में आई। ये सारी पुस्तकें इंपॉर्टेंट है। तो आपसे पूछा जा सकता है राधा कमल मुखर्जी की 3-4 रचनाओं के नाम लिखे, 5 रचनाओं के नाम, तो आप ऐसे लिख सकते हैं। अति लघु उत्तरीय में ऐसे क्वेश्चन प्राय पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन, श्रीमती इरावती कर्बे की
किस पुस्तक में भारतीय समाज की संरचना का चित्रण किया गया है और इसका प्रकाशन कब हुआ? देखिए, किंसिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडियन सोसाइटी नाम की एक पुस्तक लिखी इरावती करबे ने, और बड़ी फेमस पुस्तक है। इसी पुस्तक में उन्होंने जो है भारतीय समाज की संरचना के बारे में डिसाइड मतलब पूरा विस्तार से जानकारी दी है। इस पुस्तक का प्रकाशन 1953 ईस्वी में हुआ है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, प्रभु जाति की अवधारणा को संक्षेप में बताएं। प्रभु जाति माने होता है उच्च जातियां या बड़ी जातियां। इन्हीं प्रभु जातियों के क्रियाकलापों को जब अपनाते हैं छोटी जाति के लोग, तो उसी प्रक्रिया को संस्कृतिकरण कहा जाता है। उच्च जातियों को प्रभु जाति कहा जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। जाति व्यवस्था से संबंधित संरचनात्मक परिवर्तन का एक नया दृष्टिकोण प्रभु जाति की अवधारणा है। प्रभु जाति की अवधारणा राजनीतिक व्यवस्था, शक्ति और न्याय प्रणाली और गांव के प्रभुत्व को समझने में भी योगदान देती है, ठीक है। और कई शब्द प्रभु जाति के लिए प्रयुक्त होते हैं। इसमें प्रभावी जाति जो है, प्रभावी जाति हो सकता है, प्रबल जातियां, प्रभुता संपन्न जातियां, इन तमाम प्रकार के जाति शब्द का प्रयोग करते हैं। जाति ऐसी जाति जिनका वर्चस्व समाज पर, जो पावरफुल है, जिनके पास ज्यादा एक प्रकार से जो है अधिकार है, ऐसी जातियों को प्रभु जाति कहते हैं। वे सभी एक ग्रामीण समुदाय के भीतर एक जाति समूह का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिसने गांवों में पारस्परिक संबंधों और ग्रामीण एकता को काफी हद तक प्रभावित किया है। तो प्रभु जाति मतलब कि जो उच्च जातियां होती हैं उन्हीं को प्रभु जाति कहते हैं। इन्हीं उच्च जातियों की जब क्रियाकलापों को, रहन सहन को, पहना ओढ़ावा को, खान पान को, व्यवहार को, बोलचाल को, इस सबको जब निम्न जाति के लोग अपनाते हैं उसी को संस्कृतिकरण कहा जाता है। प्रश्न संस्कृतिकरण से लेकर के खूब पूछे जाने वाले हैं, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन आ चुका है। यस्सी दुबे, श्यामा चरण दुबे कहा जाता है इनका पूरा नाम, इनका परिचय दीजिए। देखिए, श्यामा चरण दुबे की बात की 1922 में जन्म हुआ, 1996 में मृत्यु हो जाती है। भारत के एक सुप्रसिद्ध समाजशास्त्रियों में से एक माने जाते हैं यस्सी दुबे। संरचनात्मक प्रकारात्मक उपागम के आधार पर इन्होंने बड़ा काम किया और उसी के आधार पर गांव के अध्ययन ने उन्हें काफी प्रतिष्ठा दी है। गांव का अध्ययन किया किस आधार पर? संरचनात्मक प्रकारात्मक उपागम यानी अप्रोच के द्वारा। क्लियर, ध्यान रखिएगा। यद्यपि वे भारतीय गांव को अर्ध स्वायत्त इकाई मानते थे, पर यह गांव अस्थायी, समयहीन और परिवर्तनहीन नहीं है। उनका मानना है यस्सी दुबे का कि इनका विश्वास था कि एक गांव सारे ग्रामीण भारत के परिवेश को स्पष्ट कर सकता है। अगर एक गांव का अध्ययन अच्छे से कर लिया जाए तो सभी गांव के बारे में उस गांव की विशेषताओं के आधार पर अध्ययन किया जा सकता है। उन्होंने समीरपेट का अध्ययन किया। समीरपेट गांव है, उसी गांव की सामाजिक, सांस्कृतिक, सांस्कारिक तमाम प्रकार की संरचना और परिवार के स्तर को वहां पर स्थित जो जीवन या लोग थे उनका अध्ययन किया। उसके आधार पर उन्होंने अध्ययन करके समाज की विशेषताएं बताई, भारतीय ग्रामों की विशेषताएं बताई, ठीक है। यस्सी दुबे ने इंडियन विलेज पुस्तक लिखी फिर उसके बाद में। अगला क्वेश्चन आ चुका है, एम.एन. श्रीनिवास की दृष्टि में भारतीय गांव, इंडियन विलेज से क्या तात्पर्य है? देखिए, श्रीनिवास ने अपना अधिकांश अध्ययन कार्य दक्षिण भारत के गांव में किया है, ठीक है। उन्होंने पहले कुर्ग समुदाय को, बाद में मैसूर जिले के रामपुरा गांव, वास्तविक नाम जिसका जो है कोडहल्ली जिसको कह सकते हैं, उसको अपने अध्ययन का क्षेत्र बनाया। अपने क्षेत्र कार्य के दौरान वे इस गांव में एक लंबे समय तक रहे भी और बाद में भी समय समय पर इस गांव के अध्ययन के आधार पर उन्होंने कई पुस्तकें भी लिखी। अपने अध्ययनों के द्वारा श्रीनिवास ने न केवल जाति और धर्म के संरचनात्मक प्रकारात्मक पक्ष पर प्रकाश डाला, अपितु ग्रामीण परिवेश में जाति व्यवहार में हो रहे परिवर्तन अर्थात जाति की गतिशीलता को भी उजागर किया। उन्होंने अंतरजातीय संबंधों की यथार्थताओं और उनकी गतिशीलता को समझने के लिए अवधारणाओं को विकसित कर उन्हें पद्धति शास्त्रीय उपकरण के रूप में प्रयोग भी किया। इसके अलावा श्रीनिवास की जीवन प्रत रुचि भारतीय गांव और ग्रामीण समाज के अध्ययनों में जो है लगी रही। क्षेत्रीय कार्य एक लंबे अनुभव के आधार पर इन्होंने करा। भारतीय गांव के अध्ययन में एक निर्णायक भूमिका निभाने का काम किया एम.एन. श्रीनिवास ने। 1950 और 1960 के दशकों के दौरान ग्रामीण समाज के संदर्भ में बहुत विस्तृत निर्जातीय वर्णन तैयार करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस अवधि के दौरान उन्होंने अन्य प्रमुख विद्वानों जैसे कि यस्सी दुबे और डी.एन. मजूमदार, ठीक है, कि भारतीय समाज शास्त्र में ग्रामीण अध्ययनों को एक खास स्थान दिलवाया, ठीक है। इस तरीके से काफी हद तक उन्होंने काम किया इसको लेकर के, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। श्रीनिवास के ग्रामीण जीवन पर लिखे गए कार्यों को दो बृहद प्रकारों में रखा गया था। पहले प्रकार के उनके कार्यों को गांवों में किए गए क्षेत्रीय कार्य के आधार पर निर्जातीय वर्णन का नाम दिया गया तथा दूसरे प्रकार के उनके कार्यों में सामाजिक इकाई के रूप में भारतीय गांवों के बारे में ऐतिहासिक तथा अवधारणात्मक चर्चाएं सम्मिलित हुई थी, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। दूसरे प्रकार के उनके कार्यों पर एक लंबी बहस प्रारंभ हुई। उनके गांवों के अध्ययनों के विरुद्ध कुछ सामाजिक मानव शास्त्रियों जैसे कि लुई ड्यूमा, जिसको कहते हैं लुई ड्यूमांट अंग्रेजी में,
उन्होंने अपनी दलील में कहा कि गांव जो कि कुछ लोगों का एक झुंड मात्र है, उनकी तुलना जाति जैसे सामाजिक संस्थाओं का महत्व अधिक है, यानी जाति का महत्व अधिक है, गांव का महत्व उतना नहीं होता है। गांव रहे या ना रहे, लोग चाहे गांव से दूसरे गांव में जाएं, परंतु जाति या धर्म जैसी सामाजिक संस्था का वे हर स्थिति और हर स्थान पर सदा निर्वाह करते हैं। लोग शहरों में जाते हैं, अपनी संस्कृति, अपने कुल देवी की मूर्ति लेकर के जाते हैं। लुई ड्यूमा ने विरोध किया इसका। लुई ड्यूमा ने तर्क दिए तमाम सारे, कहा कि भाई जो आप बता रहे हो कि गांव ही सर्वोपरि, ऐसा नहीं होता। इन सभी कारणों से ड्यूमांट गांव को एक श्रेणी के रूप में मानने के लिए तैयार नहीं थे और वे गांव की अवधारणा को एक भ्रमित करने वाली अवधारणा मानते थे, यानी एम.एन. श्रीनिवास के विरोधी जो है मान सकते हैं। फिर उन्होंने तर्क के आधार पर खंडन किया इनके। दूसरी ओर एम.एन. श्रीनिवास का यह प्रबल मत था कि गांव अपने आप में एक संपूर्ण सामाजिक सत्ता होती है, इकाई होती है। उन्होंने ऐतिहासिक साक्ष्यों के आधार पर सिद्ध कर दिया एम.एन. श्रीनिवास ने कि गांव की अपनी एक सर्वमान्य पहचान होती है, हर गांव की अपनी पहचान होती है और ग्रामीण समाज जीवन में ग्रामीण एकता के स्पष्ट दर्शन देखने को मिलते हैं, चाहे वो शूद्र हो, वैश्य हो, जाति हो, मौर्य हो, यादव हो। ऐसे अभी मान लेते हैं हमारा गांव है, हमारे गांव में किसी मौर्य जी के लड़के को कोई आकर के बाहर से कोई चाहे ब्राह्मण जाति का लड़का मारेगा, तो अब हम चूंकि ये नहीं देखेंगे कि वो ब्राह्मण मार रहा है, हम वहां पर ये देखेंगे बेटा कि हमारे गांव का बच्चा इसको मार रहा है, तो हम जो है अपने गांव के बच्चे की तरफ से उसको बोलेंगे कि भाई बेटा तुम क्यों मार रहे हो इसको, ठीक है, उसके लिए न्याय किया जाएगा, ठीक है। या फिर और कोई व्यक्ति देखेगा जो नहीं समझने योग्य होगा, वो जाकर के उसकी तरफ से लड़ाई झगड़ा भी करने लगता है। तो गांव जो होता है उसमें सामुदायिक भावना होती है, एक समुदाय की विशेष की भावना होती है। समुदाय में जाति प्रथा ये सब नहीं देखा जाता है, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखें। उसमें देखिए जाति जो होती है वहां पर छोटी पड़ जाती है, ऐसे ही आप देखिए धर्म छोटा पड़ जाता है जब बात देश की आती है, ठीक है। अब पाकिस्तान में मुसलमान धर्म के लोग हैं, इस्लामिक कंट्री है, तो क्या भारत के मुसलमान पाकिस्तान का साथ देते हैं? बिल्कुल नहीं देते हैं। क्यों नहीं देते? चूंकि उनके लिए सबसे पहले देश सर्वोपरि हो जाता है। इसीलिए जाति उतना इंपॉर्टेंट नहीं बेटा जितना देश या गांव इंपॉर्टेंट होता है आपका। अगर आपके गांव और जाति के बीच में एक प्रकार से अगर झगड़ा होने शुरू हो जाती तो आप अपने गांव का साथ देते हैं, ना कि अपनी जाति का साथ देते हैं। ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगर आप वास्तव में, चूंकि जननी जन्मभूमि से चाह स्वर्गादेपी गिरीसी, जहां पर आप पैदा हुए वही आपका स्वर्ग है, ठीक है, वो माता से बढ़कर के बताई जाती है वो धरती, ठीक है। तो गांव की अवधारणा की पुष्टि करते हुए एम.एन. श्रीनिवास ने ब्रिटिश के उन मानव शास्त्रियों की दलीलों की कड़ी आलोचना की जिन्होंने भारतीय गांव की गलत तस्वीर, जैसे कि भारतीय गांव परिवर्तन, आत्मनिर्भर होते हैं, छोटे गणराज्य हैं, ऐसे तमाम प्रकार की चीजें जो बताई, उसकी और मतलब की गलत तस्वीर जो गांव की पेशकश की विदेशी समाजशास्त्रियों ने उनका घोर खंडन किया। श्रीनिवास ने ऐतिहासिक और समाजशास्त्री साक्ष्यों के आधार पर यह प्रूव कर दिया, सिद्ध कर दिया कि वास्तव में ग्रामीण समाजों में काफी परिवर्तन हुए हैं। साथ ही भारतीय गांव कभी भी आत्मनिर्भर नहीं हो पाए हैं और गांव में स्थानीय स्तर पर विभिन्न प्रकार के आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक संबंध होते रहते हैं और इस तरीके से ये चीजें बताई गई। एम.एन. श्रीनिवास का एक प्रकार से ये भारतीय गांव को लेकर जो उन्होंने काम किया वो बड़ा सराहनीय काम है और बड़ा ही उत्तम कोटि का काम है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। आई.पी. देसाई जो है उनका परिवार, संयुक्त परिवार पर बड़ा काम किया आई.पी. देसाई ने, तो उनके प्रश्न वहां से प्रश्न पूछा जाता है, देखिए कि संयुक्त परिवार की प्रवृत्ति पर, प्रकृति पर या प्रवृत्ति पर या नेचर पर प्रकाश डालिए, ठीक है, इसकी प्रवृत्ति क्या है। तो इसको आई.पी. देसाई बड़े अच्छे तरीके से बताते हैं। आई.पी. देसाई भारतीय समाजशास्त्री हैं। उन्होंने 1956 और 1958 के बीच में 2 सालों के बीच में 424 परिवारों का सर्वे किया और सर्वे करने के आधार पर परिवार के 2 अलग अलग वर्गीकरण किए। पहला है पीढ़ियों की गहराई को लेकर के सदस्यों के बीच संबंधों पर आधारित जो है परिवार है वो, यानी कि जो पीढ़ियों की गहराई को लेकर के सदस्य के बीच में जो संबंध होता है वो, और दूसरा अन्य परिवारों के सदस्यों के साथ संबंधों के आधार पर, ये एक प्रकार से इन्होंने संयुक्त परिवार की बात करी। प्रथम आधार पर उन्होंने परिवार का वर्गीकरण 4 प्रकार से किया। वो हुआ 1 पीढ़ी वाला परिवार, 2 पीढ़ी वाला, 3 पीढ़ी वाला और 4 पीढ़ी वाला, 4 से अधिक पीढ़ी वाले परिवार। इनमें से प्रथम 2 प्रकार के परिवारों को उन्होंने एकाकी परिवार कहा, जैसे कि आप और आपका बच्चा है, 2 पीढ़ी के परिवार हो गए तो आपका ये एकाकी परिवार हो गया। और द्वितीय पीढ़ी का परिवार आपका क्या होगा, द्वितीय पीढ़ी में, तृतीय पीढ़ी में आप जाएंगे तो इसे आपका बच्चा, आपके बच्चे का बच्चा, उसके बच्चे का बच्चा, 2, 3, 4 पीढ़ी हो जाए, तो इस तरीके से वो परिवार संयुक्त परिवार होता है। और अंतिम 2 को संयुक्त परिवार कहा, ठीक है। भारतीय परिवार का संरचनात्मक आदर्श पश्चिमी परिवार के आदर्श से बिल्कुल भी अलग होता है। भारत में चूंकि आदि परिवार की संरचना वही थी जिसे आज संयुक्त परिवार कहा जाता है। पहले हम लोग ऐसे ही रहते थे, सभी लोग रहते, चाचा चाची, चाचा चाची, दादा दादी, नाना नानी, सब कुछ एक प्रकार से इकट्ठा रहते थे। हमें इस परिवार को मूल परिवर्तन की इकाई के रूप में समझना चाहिए और इसे परंपरागत परिवार की संज्ञा देनी चाहिए, अर्थात वह परिवार जो अपनी पैतृक इकाई से पृथक हो गया है, आवासीय पृथक्करण के बाद भी यह अपने पैतृक इकाई पर निर्भर रह सकता है या फिर पूर्ण रूप से स्वतंत्र इकाई के रूप में भी कार्य कर सकता है। संयुक्त शब्द केवल तभी उपयुक्त होगा
जब हम एकाकी परिवार को मूल परिवर्तन इकाई माने और इस प्रकार से दो एकाकी इकाइयों के समन्वय में एक नए परिवार की धारणा सामने आती है। लेकिन यह ज्ञात होने पर कि एकाकी परिवार हमारी मूल इकाई नहीं है। यह आवश्यक है कि परंपरागत परिवार को ही मूल परिवार कहा जाए और वही एक प्रकार जो परंपरागत परिवार है उसी को एक प्रकार संयुक्त परिवार कहा जाता है। तो भारतीय पहचान संयुक्त परिवार में है, ना कि एकाकी परिवार में है। आज हम माता पिता और उनके अविवाहित बच्चों को लेकर एक परिवार बता देते हैं, लेकिन वो न्यूक्लियर फैमिली भारतीय विशेषताओं या भारतीय संस्कृति की विशेषता नहीं रही है। अगला क्वेश्चन, संयुक्त परिवार की विशेषताएं बताएं। देखिए, संयुक्त परिवार के कुछ प्रमुख लक्ष्य निम्न प्रकार से हैं। पहली बात सत्तात्मक, मतलब की सत्तात्मक संरचना। देखिए, सत्तात्मकता का अर्थ होता है कि निर्णय और निश्चय करने की शक्ति एक व्यक्ति में होती है, जिसकी आज्ञा का पालन बिना चुनौती के होना चाहिए। प्रजातंत्रीय परिवार में सत्ता एक या एक से अधिक लोगों में निहित होती है, जिसका आधार दक्षता और योग्यता होती है। सत्तात्मक परिवार में परंपरा से सत्ता, आयु और वरिष्ठता के आधार पर सबसे बड़े पुरुष के पास ही सत्ता होती है परिवार की। परिवार का मुखिया अन्य सदस्यों को थोड़ी ही स्वतंत्रता प्रदान करता है और निर्णय लेने में वह भले ही अन्य सदस्यों की राय जाने या ना जाने, उसका निर्णय अंतिम रूप से मान्य होता है। जो मुखिया होता है, परिवार का मालिक होता है, वही एक प्रकार जो निर्णय देता है उसी पर सब काम करते हैं। लेकिन जनतंत्रीय परिवार में मुखिया का कर्तव्य होता है कि वह अन्य सदस्यों की सलाह ले और कोई भी निर्णय करने से पहले उनकी राय को पूर्ण महत्व प्रदान करे। ये आज भी हो रहा है, यहाँ तक कि कोई भी निर्णय लेने से पहले अपनी पत्नी से एक बार पूछना जरूरी माना जाता है। विवाह के समय में जब वचन दिलवाया था तो ये बातें बताई जाती है। दूसरी बात एक प्रकार से क्या होती है बेटा, संयुक्त परिवार की विशेषता। दूसरी परिवार क्या होती है संयुक्त परिवार में, पारिवारिक संगठन जो होता है वो, ठीक है। देखिए, इसका अर्थ है कि व्यक्ति के हितों का पूरे परिवार के हितों के साथ सामने कम महत्व होता है, यानी कि पूरे परिवार का हित ज्यादा महत्वपूर्ण है। कोई किसी व्यक्ति का पर्सनल व्यवहार या पर्सनल एक प्रकार से उसका जो हित होता है उसको नहीं ध्यान दिया जाता। सबसे पहले संयुक्त चीजों का, यानी सभी का जिसमें हित है वही काम होगा। अर्थात परिवार का लक्ष्य व्यक्ति का लक्ष्य नहीं होना चाहिए। जैसे यदि बच्चा स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद में उच्च शिक्षा जारी रखना चाहता है, परंतु यदि उसे परिवार के व्यापार को देखने के लिए दुकान पर बैठने की को कहा जाए तो उसे परिवार के हितों के आगे अपने हितों की अनदेखी करनी होगी। उसको स्नातक के बाद में एमए वो पर स्नातक नहीं पढ़ पाएगा, वो घर पर बैठकर दुकान देखेगा। जैसे संयुक्त परिवार में ऐसे ही होता है। हमारे बड़े भैया जो है वो जो है पढ़े लिखे, स्नातक डिग्री किए, उसके बाद में उनको आगे पढ़ने के लिए पिताजी ने बेच के, भाई उतना पैसा भी नहीं होता था और चीजें पर फिर दुकान खुल गई हमारे यहाँ पर किराने की, तो उसपे भैया को बैठना पड़ गया। तो अब मेरे बड़े भैया बैठने लगे, फिर हम लोग भी कुछ दिन तक बैठे हैं, कुछ दुकान देखे हैं, ठीक है। फिर मेरे मझले भैया दोनों लोग मिलकर के दुकान देख रहे हैं। अब मैं हुआ तो चूंकि दो लोग देखने लगे, फिर मैं हुआ तो मैं बाहर निकल गया पढ़ने के लिए, ठीक है। तो आज आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। तो इससे तमाम चीजें होती है। तीसरी बात, आयु और संबंधों के आधार पर सदस्यों की परिस्थिति का निर्धारण होता है। परिवार के सदस्यों की परिस्थिति का निर्धारण उनकी आयु और संबंधों के द्वारा निश्चित होता है। पति का पद पत्नी से ऊंचा होता है। दो पीढ़ियों में ऊंची पीढ़ी वाले व्यक्ति की परिस्थिति से अधिक ऊंची होती है, लेकिन उसी पीढ़ी में बड़ी आयु वाले व्यक्ति की परिस्थिति कम आयु वाले व्यक्ति की परिस्थिति से ऊंची होती है। यानी कि जो व्यक्ति आपसे उम्र में बड़ा है उसकी रिस्पेक्ट आपको करनी पड़ती है और हर स्थिति में वह एक प्रकार से रिस्पेक्ट के योग्य होता है। क्लियर, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़कर भी चीजों को जानने का प्रयास करते हैं। सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर नए हैं बेटा तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे जानने का प्रयास करते हैं। चौथी विशेषता होती है संतान भ्रातृत्व संबंधों के दाम्पत्य संबंधों पर वरीयता होती है। यानी रक्त संबंधों के वैवाहिक संबंधों की अपेक्षा वरीयता दी जाती है। रक्त संबंधों के वैवाहिक संबंधों मतलब रक्त संबंधों को वैवाहिक संबंधों की अपेक्षा ज्यादा महत्व दिया जाता है, यानी कि जो खून का रिश्ता होता है उसको ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। दूसरे शब्दों में पति पत्नी के संबंध पिता पुत्र या भाई भाई के संबंधों की अपेक्षा निम्न माने जाते हैं। पत्नी का उतना अधिकार नहीं होता जितना भाई का अधिकार होता है संयुक्त परिवार में, ठीक है। अगर पत्नी आकर के संयुक्त परिवार में अपना मालकाना हक चलाएगी तो परिवार वही समय भंग हो जाएगा। और आजकल यही हो रहा है कि भाई पत्नी आ रही है और पति पत्नी का सुन रहा है, ठीक है, भाई का अपने नहीं सुन रहा है, पिताजी का नहीं सुन रहा है, ठीक है। और जो पत्नियां आ रही हैं वो भी एक प्रकार चाह रही कि भाई हमको बनाना खाना ना पड़े या सबके लिए ना बनाना पड़े, तो भी सुख सुविधा चाह रही हैं। और ऐसे में एक प्रकार से भाई भी छोटा जो है वो भी अलग होना चाह रहा है, मतलब सब कुछ दिक्कत है। माता पिता सब में तो तमाम चीजें समस्या आ रही सामने। जो माता पिता होते हैं अपने छोटे पुत्रों को या ऐसे पुत्रों को प्रेम करना चाहते, तो ऐसे तमाम आप केस देख पा रहे होंगे गांव वगैरह में। तो संयुक्त परिवार का विघटन आज हो रहा है, बहुत तीव्र गति से हो रहा है, ठीक है। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका बेटा। प्रश्न, आईपी देसाई के अनुसार परिवार की संरचना में कौन कौन से परिवर्तन होते दिख रहे हैं। देखिए, पारिवारिक संरचना में कई परिवर्तन दिख रहे हैं। आईपी देसाई कहते हैं कि पारिवारिक संरचना में आज काफी परिवर्तन दिखाई पड़ रहा है।
भारत में परिवार की संरचना परिवर्तनों के विश्लेषण के लिए किए गए अध्ययनों में कतिपय प्रसिद्ध विद्वानों जैसे आईपी देसाई, डॉक्टर केएम कपाड़िया, एलन रॉस, एमएस गोरे, एमएस शाह और सच्चिदानंद जैसे विद्वानों सर्वेक्षण किया और स्पष्ट कर दिया है। देसाई ने नगरीय परिवारों में परिवर्तन के विषय में 3 प्रकार के परिवर्तन देखे और कहा ये 3 प्रकार के परिवर्तन जो होते हैं वो दिखाई पड़ते हैं और 3 प्रकार के परिवर्तन जो है हो रहे हैं समाज में। ठीक है, पहला परिवर्तन है एकाकी, मतलब कि एकाकिकता बढ़ रही है और संयुक्तता घट रही है, यानी कि एकाकी परिवार बढ़ रहे हैं, संयुक्त परिवार की स्थिति घट रही है। आवासीय और संगठनात्मक प्रकार के परिवारों में पति पत्नी और बच्चों के समूह की प्रधानता हो रही है। चाचा चाची भाई बहन का एक प्रकार से बंटवारा इस समय चल रहा है। ठीक है, व्यक्तिवाद की भावना नहीं पनप रही है क्योंकि जो परिवार आवासीय और संगठनात्मक रूप से एकाकी हैं उनमें से 50% से कुछ कम परिवार उसी नगर में रहने वाले, नगर से बाहर रहने वाले परिवारों से सक्रिय रूप से संयुक्त जुड़े रहते हैं। तीसरी बात है संयुक्तता के घेरे में नातेदारी संबंधों की परिधि छोटी होती जा रही है। संयुक्त परिवारों में माता पिता व पुत्रों, भाई भाई और चाचा भतीजों के संबंध में की प्रधानता रही है। दूसरे शब्दों में समरेखीय विस्तार संबंध जैसे पिता पुत्र पौत्रों के बीच में पाया जाता है और तथा भिन्न शाखाई संबंधों में व्यक्ति उसके चाचा और उसके अपने भाइयों के बीच में ही पाई जाती है। तो इस तरीके से कई सारी विशेषताएं या कई सारी चीजें एक प्रकार से आपको देखने को मिल रही, परिवर्तन देखने को मिल रहा है। डॉक्टर केएम कपाड़िया ने 1955-56 में अपने किए गए अध्ययन में ग्रामीण और नगरीय परिवारों में परिवर्तनों का तुलनात्मक अध्ययन किया। उन्होंने गुजरात के सूरत जिले के एक नगर नवसारी और इस नगर के आसपास के 15 गांवों का अध्ययन किया। कुल मिलाकर के उन्होंने 1345 परिवारों का अध्ययन किया केएम कपाड़िया ने, जिनमें से 18% नवसारी नगर के और 82% उसके आसपास के गांवों के अध्ययन में शामिल था। और उसका अध्ययन करने के बाद में उसने बताया विस्तार से कि किस तरीके से परिवर्तन दिखाई पड़ रहा है। अगला क्वेश्चन आप देखिए, संस्कृतिकरण की प्रक्रिया में सहायक कारकों का उल्लेख कीजिए। संस्कृतिकरण की प्रक्रिया मैंने आपको समझा दी है, इसमें कई सारे कारक सहायक होते हैं, जैसे कि देखिए एमएन श्रीनिवास ने संस्कृतिकरण की प्रक्रिया के लिए कई कारकों को उत्तरदायी बताया है। भारत में जातिगत स्तरीकरण पाया जाता है। जाति व्यक्तियों का एक ऐसा समूह होता है जो कि अंतः विवाही होता है, यानी अपने ही जाति में विवाह करते हैं, अपने जाति में खान पान और तमाम प्रकार के रीति रिवाज, पहनावा ओढ़ावा का इन सभी पर प्रतिबंध होता है। विशेष रीति रिवाजों और संस्कारों को करने वाला तथा जिसके सदस्य सामान्य व्यवसाय, पूर्वज, देवी देवताओं के कारण परस्पर संबंधित होते, एक ही होते हैं, वो सब जाति होती है। जाति की सदस्यता जन्म के आधार पर मिलती है, इससे व्यक्ति किसी भी प्रकार से परिवर्तित नहीं कर सकता है। भारतीय समाज विभिन्न जातियों और उपजातियों में बटा हुआ है, इसमें एक निश्चित संस्करण यानी उच्च नीच का संबंध पाया जाता है। जाति की सदस्यता बदली नहीं जा सकती है, आप जिस जाति पैदा हुए इसी जाति के बने रहेंगे। इसीलिए जाति को एक बंद वर्ग कहा जाता है और जो है वर्ग जो होता है खुला वर्ग होता है। जाति एक बंद वर्ग है, मजूमदार और मदाद ने इस बात को कहा। यदि बंद व्यवस्था होने के कारण से जाति के किसी सदस्य के लिए उस जाति की सदस्यता को बदलना कठिन है, फिर भी आदिकाल से ही अनेक निम्न जातियों ने सामूहिक रूप से अपनी परंपरागत सामाजिक स्थिति को ऊंचा करने का प्रयास किया है। इसी ऊंचा करने का प्रयास जाति वाले निम्न जाति का लोग है, समाज में उसको उतना उच्च दर्जा नहीं मिल रहा है, लेकिन वो प्रयास करता है कि उच्च जाति हम बन जाए। ठीक है, तो वही प्रयास उच्च जाति बनने के लिए उच्च जातियों से पहनावा ओढ़ावा रीति रिवाज सब फॉलो करने लगता है। यही प्रक्रिया संस्कृतिकरण की प्रक्रिया कहलाती है। ठीक है, अतः संस्कृतिकरण की प्रक्रिया एक प्राचीन प्रक्रिया है। यदि जाति की स्थिति आर्थिक और राजनीतिक दृष्टि से अच्छी हो जाती है, उसकी आर्थिक यानी पैसा रुपया को कमा लेता है, वो पॉलिटिकल पॉलिटी में चला जाता है, फिर पॉलिटिक्स में या फिर बढ़िया तरीके से उसकी पहचान बन जाती है, वह व्यक्ति क्या करता है, जाति संस्कृतिकरण के द्वारा अपना सामाजिक स्तर ऊंचा करने का प्रयास करता है। संस्कृतिकरण की प्रक्रिया को पूर्ण होने में कई सारे कारक सहायक हैं, जैसे कि पश्चिमी शिक्षा, यानी पश्चिम की शिक्षा ने बड़ा कुछ आगे किया और जो निम्न जातियां उच्च जातियों में कन्वर्ट हुई है उसमें पाश्चात्य शिक्षा का बड़ा योगदान है। प्रशासन में नौकरियां, प्रशासन में नौकरियों की अगर उच्च स्थिति है, जैसे कोई जो है निम्न जाति का व्यक्ति यशो है और ब्राह्मण या क्षत्रिय का कोई एक प्रकार से हवलदार या सिपाही बना हुआ है, तो उसमें एक प्रकार से इससे भी हुआ है। वयस्क मताधिकार, आमदनी के नगरीय साधन, पंचायती राज व्यवस्था, अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए ग्राम पंचायतों से लेकर के संघीय संसद तथा सभी निर्वाचन संगठनों में सुरक्षित स्थान यानी आरक्षण जो दिया गया वो। इसके अलावा संचार के साधनों में वृद्धि हुई है। एक जाति दूसरी जाति के बारे में जान नहीं समझ रही, एक क्रियाकलाप दूसरे क्रियाकलाप सब समझ रहे हैं, सब जान रहे हैं। वहां पर जैसे आप देखते कुछ लोग सिंह लिख रहे हैं, कुछ लोग जो है ना ब्राह्मण तो कुछ लोग नहीं बनना चाहते ज्यादा लोग, लेकिन हाँ क्षत्रिय जरूर, सिंह जरूर बनना चाहते हैं। ठीक है, निम्न जातियों में प्रजातंत्रीकरण और राजनीतिकरण हो रहा है, धर्मनिरपेक्षीकरण हो रहा है। धर्म को एक प्रकार से लोग धर्म को उतना वरीयता नहीं दे रहे हैं और अपने वर्चस्व को आधुनिक मॉडर्न चीजें बढ़ रही है, आधुनिकीकरण हो रहा है। निम्न जातियों की आर्थिक स्थिति और
राजनीतिक स्थिति में सुधार आ रहा है, इन सभी वजह से संस्कृतिकरण की प्रक्रिया को बढ़ावा मिल रहा है। तो ये सारी विशेषताएं, ये सारे कारक है या सारे ऐसे कारण है जिनकी वजह से संस्कृतिकरण को बढ़ावा मिलता है और संस्कृतिकरण के द्वारा एक निम्न जाति प्रभु जाति बनती है, उच्च जाति बनती है। ठीक है, और ये लंबी प्रक्रिया होती है ये, और बहुत पहले से चली आ रही प्रक्रिया है। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे बाबू, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। श्रीमती इरावती कर्वे के अनुसार भारतीय संस्कृति के 3 आधारों पर संकुल, भाषा संकुल, जाति संस्था और परिवार संगठन, ये 3 आधार जो है भारतीय संस्कृति के, भाषा संकुल, जाति संस्था और परिवार संगठन, इनके बारे में बताएं। देखिए, भारत के सांस्कृतिक परिवेश को समझने के लिए 3 तत्वों को समझना बहुत जरूरी है, भाषाई संकुल को, जाति संस्था को और परिवार संगठन को। तीनों तत्व एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और तीनों तत्व मिलकर के भारतीय संस्कृति को आधार देते हैं। ये बात किसने कही थी? श्रीमती इरावती कर्वे ने। पहली बात, भाषाई भाषा संकुल क्या? भारतीय भाषा संकुल। देखिए, यह वह संकुल है जिसमें एक ही भाषा के अंतर्गत बोली जाने वाली बोलियां का समावेश होता है। इसी को संकुल के, जैसे संकुल 1 और 2 में संस्कृत और इंडो यूरोपियन भाषाएं बोली जाती हैं। संकुल 3 में द्रविड़ियन यानी कि दक्षिण भारत की भाषाएं बोली जाती हैं। चौथे संकुल में आस्ट्रिक और पुंडारी भाषाओं का समावेश होता है। हर संकुल बोलियों के अनुसार बटा हुआ है। हर भाषाई संकुल में संस्कृति के अलग अलग प्रतिमान और नातेदारी संगठन आपको देखने को मिलते हैं। भाषाई समाज व्यवस्था में नातेदारी संगठन के अपने शब्द होते हैं, समान लोकगीत होते हैं, समान लोक साहित्य होते हैं अपने अपनी भाषाओं के। इन संकुलों के लक्षण होते हैं। भाषा और नातेदारी दोनों का पारस्परिक संबंध है, पर कभी कभी इनका जोड़ नहीं बैठता। महाराष्ट्र में यद्यपि भाषा संस्कृत में है, पर नातेदारी जो है वो द्रविड़ियन है। उसके संस्कृत भाषा ज्यादातर कन्नड़ में, कहां पर क्या, महाराष्ट्र में ज्यादा संस्कृत भाषा, लेकिन वहां पर जो द्रविड़ क्षेत्र है वहां नातेदारी द्रविड़ियन होती है। ठीक है, समान। महाराष्ट्र के पड़ोस में ही चूंकि द्रविड़ भारत की दक्षिण भारत है, इस वजह से वहां से शादी ब्याह होते रहता है। दूसरा, जाति संस्था। देखिए, अब देखिए, संकुल 1 संकुल 2, इसमें कोई संस्कृत है, कोई द्रविड़ भाषा, कोई आस्ट्रिक की, कोई इंडो आर्यन भाषा है, तो उसमें भाषाओं का एक अपना समूह होता है, वर्चस्व होता है। भारतीय समाज में भाषाओं का अलग एक वर्चस्व रहा है, भाषाओं का अलग दबदबा रहा है। भाषा के आधार पर इसीलिए आप देखिए तमाम प्रकार की जाति संरचना या भाषाओं के आधार पर राज्य का निर्माण भी किया गया है कई प्रकार की। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिए। जाति, जाति की संस्था क्या है? देखिए, भारत में किसी भी सांस्कृतिक समूह को समझने के लिए जाति के स्वरूपों को समझना बहुत ही जरूरी होता है। जाति की संरचना को कई भारतीय तथा विदेशी विद्वानों और समाजशास्त्रियों ने स्पष्ट किया है। श्रीमती इरावती कर्वे द्वारा वर्णित नातेदारी को समझने के लिए जाति व्यवस्था के कुछ लक्षणों को ध्यान से रखना होगा। जाति बिना किसी अपवाद के एक अंतर वैवाहिक समूह है जिसमें अपने ही अंदर में लोग विवाह करते हैं, जो किसी एक भाषा क्षेत्र में सीमित होती है उसको। ठीक है, अंतर विवाह तथा एक विशिष्ट क्षेत्र में बिखरे हुए जाति समूह आपस में या तो रक्त संबंध के द्वारा या वैवाहिक संबंध के द्वारा आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। जाति को इसलिए विस्तारित नातेदारी समूह का संगठन कहा जाता है, यानी नातेदारी का विस्तारित समूह जो होता है जाति ही होती है। और पुराने और नए भारतीय साहित्य में जाति के लिए कई शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, पारिवारिक संगठन। तीसरा क्या होता है बेटा? पारिवारिक संगठन। जाति संस्था भी एक प्रकार से क्या है? भारतीय समाज के आधार में शामिल है। इसके अलावा पारिवारिक संगठन। देखिए, भारतीय संस्कृति का तीसरा मुख्य तत्व है परिवार, और इसका मतलब संयुक्त परिवार भी समझ लिया जाता है। भारत में लगभग ईसा पूर्व वर्ष 1000 ईस्वी से 1000 ईसा पूर्व से लेकर के संयुक्त परिवार चलता आ रहा है। यह समय महाभारत युद्ध का समय है, जहां पर संयुक्त परिवार चल रहा था कौरव और पांडवों का। कर्वे का कथन है, इरावती कर्वे का, कि संयुक्त परिवार वह परिवार होता है जिसके सदस्य एक ही छत के नीचे रहते हैं, जिसकी एक ही रसोई यानी एक ही जगह पर खाना बनता है सभी का, जिनकी समान संपत्ति, सभी का संपत्ति पर समान अधिकार होता है। पारिवारिक पूजा पाठ में सभी लोग जो है एक ही देवता की पूजा करते हैं, एक ही माँ की संतान है, किसी अन्य आधार पर एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, ये परिभाषा दी इरावती कर्वे ने संयुक्त परिवार की, ज्वाइंट फैमिली की। हर संयुक्त परिवार की अपनी एक सिचुएशन यानी स्थिति होती है, एक अपना सेंटर होता है, केंद्र होता है, और किसी नाते से एक दूसरे से लोग जो है संयुक्त परिवार में जुड़े रहते हैं। हर एक का रिश्तेदार या नातेदार होता है, नातेदारी व्यवस्था से संबंध होता है। यह एक बड़ा समूह होता है संयुक्त परिवार, जिसमें पुरुष पिता, पिता के पिता, पिता के भाई यानी आपके दादा जो होते हैं उनके भाई यानी आपके पापा के चाचा, सब इकट्ठा रहते हैं। ठीक है, आपके चाचा भी रहते हैं, आपका लड़का भी रहता है, आपके पिताजी के पिताजी, उनके दादा दादा, सब तो संयुक्त परिवार, बड़ा परिवार होता है। यह एक बड़ा समूह होता है जिसमें पुरुष पिता सब कुछ एक प्रकार से रहते हैं। कर्वे के अनुसार ऐसे परिवार में 3 या 4 पीढ़ियों का निवास सामान्य सी बात होती है। शास्त्रीय वर्णित परिप्रेक्ष्य की अपेक्षा वर्तमान परिप्रेक्ष्य में निवासियों की संख्या अधिक थी। वंश के निवासियों का यह स्वरूप काफी गहरा था। ये संयुक्त परिवार
ये केंद्र होते हैं और बेसिकली इस तरीके से संयुक्त परिवार के बारे में इन्होंने बताया। संयुक्त परिवार बेटा होता ये है, संयुक्त परिवार में क्या होता है, जैसे कि संयुक्त परिवार की अगर बात की जाए तो संयुक्त परिवार जो होते हैं उसमें, जैसे मेरे घर पे संयुक्त परिवार ही है, हमारे दादाजी हो गए, फिर पिताजी हैं, फिर हम लोग हैं, हम लोग 4 भाई हैं, ठीक है, 2 बड़े भाई की शादी हो चुकी है। ऐसे में चीजें तो संयुक्त परिवार है, ज्वाइंट फैमिली है। हमारे चाचा चाची हैं, ठीक है, हमारे पापा के भाई तो वो भी है, उनके भी 4 पुत्रियां हैं, लड़का नहीं है। तो ऐसे में तमाम चीजें होती, तो ये सब चीजें एक सिस्टम बना हुआ, तो पूरा संयुक्त परिवार बना हुआ है, ठीक है। संयुक्त परिवार भारतीय ग्रामों की विशेषता है, भारत में संयुक्त परिवार जो है प्राय पाए जाते हैं। ठीक है बेटा, लाइट चली गई, अधिकतर चीजें मैंने क्लास दे चुका हूँ। अब फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाकी चीजें आपको पीडीएफ में ग्रुप में मिल जाएगा, तो ग्रुप पे जुड़ सकते हैं। बाकी क्लास लगभग में अधिकतर हो जाए, 1-2 क्वेश्चन और आपके बचे थे जो क्वेश्चन मैं नहीं करवा पाया हूँ, ठीक है। बहरहाल लगभग अधिकतर क्वेश्चन मैंने करवा दिया है, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप देख लीजिएगा। बस बाकी इससे पहले वाली क्लास भी पड़ी हुई तो आप उसको भी देख लीजिएगा, उसमें भी बहुत कुछ आपको मिल जाएगा, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।